हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कैमरा एप्लीकेशन पार्ट 3। तो इस पार्ट में हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं हमारी एक मेन फीचर जो कि है हमारी गैलरी वाली फीचर। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारे ब्राउजर का प्रोवाइड किया गया इंडेक्स डीबी नेम का एपीआई, जो कि है एक क्लाइंट साइड बेस्ड स्टोरेज। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि हमारा गैलरी का जो पार्ट रहेगा वो किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा गैलरी का आइकन है। तो अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे इस जगह पे क्या मेरा जो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वीडियो ऑटो प्ले हो रहा है एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरे इमेजेस भी लोड हो चुके हैं। अगर मैं रीलोड भी करता हूँ ये सारा कुछ डेटा जो है ये मेरे पास स्टोर्ड है, जो कि है जो मैं कर रहा हूँ अपने इंडेक्स डीबी के थ्रू कर रहा हूँ। फाइन, एंड यहाँ पे डिलीट एंड डाउनलोड भी आप कर सकते हो। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड, तो आप देख सकते हो मेरी जो वीडियो है यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुकी है। एंड देन ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट भी हो गई। अगर आप इमेज को भी सिमिलरली डाउनलोड या फिर डिलीट यहाँ पे कर सकते हो। फाइन, तो इस तरह से अगर आप रीलोड करोगे तो आप देख सकते हो आपकी डेटाबेस में भी चेंजेस परफॉर्म हो चुकी है एंड देन आपकी यूआई में भी चेंजेस परफॉर्म हो चुकी है। तो ऐसा कुछ हम इंप्लीमेंट करेंगे इस जगह भी। तो फाइन, तो ये वाली चीज को हम खुद इंप्लीमेंट करते हैं एंड ऑल्सो एक ओवरव्यू भी ले लेंगे इंडेक्स डीबी को कैसे यूज करना है एंड इंडेक्स डीबी एक्चुअल में होता क्या है। फाइन, तो यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ एंड देन आता हूँ अपनी नोटबुक पे। तो बेसिकली टॉप व्यू से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या हम बात करते हैं, हम बात करेंगे अभी हमारे बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले क्या हम आज के पार्ट में हम बिल्ड करेंगे हमारी गैलरी वाली एप्लीकेशन। तो गैलरी वाली फीचर हम आज इंप्लीमेंट करेंगे। फाइन, तो इसके लिए हमें मेजरली क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए स्टोरेज। इसके लिए हमें स्टोरेज चाहिए, लेकिन ये वाला स्टोरेज हमने पहले भी डिस्कस किया था। स्टोरेज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, हमने पहले हमारी जीरा वाली जो एप्लीकेशन है जो कि हमने वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाई थी हमारे ब्राउजर के मॉड्यूल में, उसमें हमने यूज़ किया था हमारी लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पे वो लोकल स्टोरेज क्यों यूज़ नहीं कर रहे, तो मेन रीजन ये है कि आपकी जो इंडेक्स डीबी है वो काफ़ी पावरफुल है व्हेन कंपेयर टू लोकल स्टोरेज। तो इंडेक्स डीबी भी क्या है, इंडेक्स डीबी भी प्रोवाइडेड बाय ब्राउजर ही है, ऑल्सो आपकी लोकल स्टोरेज भी प्रोवाइडेड बाय ब्राउजर है। इंडेक्स डीबी काफ़ी पावरफुल भी है एंड देन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू लोकल स्टोरेज। तो इसलिए क्यों, तो हमें इंडेक्स डीबी की अच्छा ज़्यादा स्टोरेज है समझ में आ गई, लेकिन हमें ज़्यादा स्टोरेज लग कहाँ रही है, हम तो सिंपली फाइल्स उधर अपडेट कर रहे हैं। राइट, लेकिन एक बात बता दूं, आपके जो इमेजेस एंड देन वीडियोस होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। वीडियोस एंड इमेजेस आर वेरी हैवी। वीडियोस एंड इमेजेस जो होंगे वो काफ़ी हैवी होते हैं, हैवी फाइल्स होते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए हमारी लोकल स्टोरेज की कैपेसिटी काफ़ी नहीं होगी। राइट, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स डीबी का जो ब्राउजर का प्रोवाइड किया गया एपीआई है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंडेक्स डीबी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स डीबी। तो इंडेक्स डीबी क्या है, बेसिकली एक क्लाइंट साइड स्टोरेज है, एक क्लाइंट साइड। यहाँ पे ब्राउजर ब्राउजर लिख देता हूँ इन ब्रैकेट्स में, ताकि आपको पता लगे कि आप ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये हम कहीं से इंपोर्ट वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। जो हमें हमारा ब्राउजर प्रोवाइड करता है हर सिस्टम के लिए सेम वही चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये है क्लाइंट साइड स्टोरेज, ये है मेरी क्लाइंट साइड स्टोरेज। एंड देन आप यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। लार्जर वॉल्यूम ऑफ डेटा को आप आराम से इस जगह पे स्टोर कर सकते हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। फाइन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हो। एंड देन आपकी जो इंडेक्स डीबी है ना ये थोड़ी इवेंट ड्रिवन है, दैट इज यहाँ पे इवेंट्स का काम होता है। बेसिकली इवेंट्स के थ्रू आप अपना ऑपरेशंस बेसिकली परफॉर्म करते हो। ऑल्सो एक और चीज़ कि ये जो है एसिंक्रोनस होता है, आपकी जो भी टास्क परफॉर्म होगी वो एसिंक्रोनस होगी। दैट इज आपका जो कोड का जो फ्लो रहेगा वो नॉन ब्लॉकिंग रहेगा, आपकी यूआई को कोई भी इसके कारण डिस्टर्बेंस एंड देन यूजर एक्सपीरियंस इसके कारण खराब नहीं होगा। फाइन, तो ये एसिंक्रोनस है एंड देन ये नॉन एसिंक्रोनस के कारण नॉन ब्लॉकिंग कोड ऑफकोर्स रहेगा। तो ये हमने टॉप व्यू पे कुछ बात कर ली। तो बेसिकली इसमें क्या ही होता है, थोड़ा बहुत की वैल्यू पेयर जैसा ही फाइन होता है, थोड़ा बहुत हमारा ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जैसा होता है उसके साथ रिलेट करने वाली ही वैसी ही कुछ चीज़ होती है। तो की वैल्यू पेयर्स में कुछ काम होता है। तो की होगी हमारी यूनिक की, हम डिफाइन कर लेंगे तो आराम से उसके हिसाब से हम कोई भी वैल्यू में कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो वैल्यू में क्या क्या हम रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेवल के ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर
ये और भी क्या कर सकते हैं हम, वीडियोस डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, ब्लॉब्स के फॉर्म में हम डायरेक्टली कोई भी डेटा टाइप में, दैट इज ब्लॉब वाले डायरेक्टली उस डेटा टाइप में डालो, या फिर कोई भी हाई लेवल की हाई स्टोरेज वाली फाइल्स भी स्टोर कर सकते हो, राइट। तो क्लाइंट साइड में आपके पास काफ़ी पावरफुल टूल है इंडेक्स डीबी, ताकि आप स्टोर कर सको अपने हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा इजीली इसके थ्रू, फाइन। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एमडीएन पे, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक ओवरव्यू ले लेंगे यहाँ पे कि इंडेक्स डीबी एक्चुअल में है क्या। जो मैंने बात कही वही टर्म्स यहाँ पे भी एमडीएन पे भी डिफाइंड है, राइट। यहाँ पे एक बार खुल जाए इंडेक्स डीबी, तो इसको रीलोड करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स्ड डीबी, लिखा अगेन, तो अगेन आ गया फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा आपके एमडीएन के थ्रू प्रोवाइड किया, वही क्लाइंट साइड स्टोरेज है, एंड देन एसिंक्रोनस टास्क आप प्रोवाइड काम करने के लिए। तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस वगैरह, दैट इज काफ़ी पावरफुल है व्हेन कंपेयर टू आपकी वेब स्टोरेज में क्या था, आपकी लोकल स्टोरेज एंड देन सेशन स्टोरेज, जो हमने पहले बात की थी, वो वाले डेटाबेसेस। तो इंडेक्स डीबी आपकी बेसिकली एक डेटाबेस है। इंडेक्स डीबी क्या है, आपकी एक डेटाबेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंक्रोनस भी है, एसिंक्रोनस भी है, लेकिन सिंक्रोनस काम हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट। हम करेंगे एसिंक्रोनस काम, ताकि हमारा यूआई जो है वो ब्लॉक ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिट्रीव, मॉडिफाई, जो सारा कुछ हम एक नॉर्मल डेटाबेस के साथ करते हैं, वो सारा कुछ इस डेटाबेस के थ्रू हम करेंगे, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं, एंड देन हम देखते हैं हमारा टास्क को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं इंडेक्स डीबी के थ्रू। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो मेजर स्टेप्स इंडेक्स डीबी में परफॉर्म करने के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि क्या क्या हमें मेजरली करना पड़ेगा इस इंडेक्स डीबी को ऑपरेट करने के लिए। तो अगर मैं इंडेक्स डीबी, सबसे पहली चीज यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स लिख देता हूँ काम करने के लिए, कि इंडेक्स डीबी के साथ मेजर हमें काम करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स फर्स्ट इनिशियली जरूरी हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहली बेसिक है, काफी बेसिक तीन चीजें हैं, उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। ओपन है डेटाबेस, हमें सबसे पहले एक डेटाबेस तो ओपन करना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपना काम परफॉर्म करेंगे, वरना स्टोर किसके अंदर करें। तो एक डेटाबेस को आपने ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोर क्या है, इस एक हमारे पास एक और डेटा टाइप जैसा है, दैट इज एक स्टोरेज टाइप है ऑब्जेक्ट स्टोर करके। तो ऑब्जेक्ट स्टोर क्या रिलेट करेगा, जैसे कि आपको पता है आपकी एसक्यूएल में हो गया, एसक्यूएल में आपके पास क्या टेबल्स है, एसक्यूएल में क्या है आपके पास टेबल्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट स्टोर को क्रिएट करेंगे, एंड देन इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, राइट। इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो एंड देन नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास है मेक ट्रांसैक्शंस। यहाँ पे मेक ट्रांजैक्शन, हमारे डेटाबेस के साथ हम ट्रांजैक्शन करेंगे किस चीज़ का, ताकि हम हमारे परफॉर्म कर सके ऑपरेशंस को, हम परफॉर्म कर सके ऑपरेशंस को। किस तरह के ऑपरेशंस, जैसे कि हमारे डेटा को ऐड करना हो गया, डेटा ऐड, रिमूवल, रिट्रीवल, यहाँ पे रिट्रीवल लिख दो या फिर रिमूवल लिख दो, ये सारा कुछ मॉडिफिकेशन जो हम करना चाहते हैं हम अपने ट्रांजैक्शन करेंगे परफॉर्म ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो बेसिक ये 3 स्टेप्स ही थी, हमें एक डेटाबेस खोलना है, उनके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, उस क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर हमें ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन परफॉर्म करनी है हमारे डेटा के ऊपर। तो बेसिकली इस सब को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो कुछ नहीं, बेसिकली एक डेटाबेस खोल लो, एक डेटाबेस आपने खोल लिया, एक बड़ा सा आपने एक डीबी बना लिया, उसके अंदर आप क्या क्रिएट करोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर्स। ये क्या है, ये सारा कुछ ऑब्जेक्ट स्टोर्स करके मैं ऐसा कुछ कहता हूँ इस फॉर्म में, कि बड़े बड़े बॉक्सेस आप क्रिएट करोगे। जैसे कि ये क्या ऑब्जेक्ट स्टोर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि मैं इस स्टोर में सिर्फ मैं स्टोर करूंगा अपने वीडियो वाली चीज़ें, इस स्टोर में मैं सिर्फ स्टोर करूंगा अपने ऑडियो वाली चीज़ें। ऐसा कोई हार्श रूल नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे एक ही टाइप का कुछ रखोगे, आप ऑफकोर्स मिक्स भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑडियो वीडियो भी रख लो, या फिर आप चाहते हो तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी यूज कर सकते हो, दैट इज यहाँ पे 1 2 3 4 वगैरह करके भी आप डाल सकते हो, या फिर कोई स्ट्रिंग डाल लो, वो भी चलता है। डेटाबेस में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा, तो हमारे जितने भी डेटा टाइप्स है वो क्या है, वो सभी हमारे डेटा ही हुए, राइट। तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो ऐसे सब चीज़ें, यहाँ पे इमेजेस के लिए ऐसे करके मैंने क्रिएट कर दिया अपना ऑब्जेक्ट स्टोर। तो ये पिंक में लिखा मैंने ऑब्जेक्ट स्टोर, एंड देन ऑब्जेक्ट स्टोर में क्या आएगा, हमारा असली डेटा। ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के टर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ कि मेरा डेटा कुछ ऐसा रहेगा, तो इसके अंदर मैं अपना सारा डेटा स्टोर करके रखूंगा, इसके अंदर मैं अपना सारा डेटा जो है स्टोर करके रखूंगा।
ये लिख देता हूँ डेटा। फाइन। तो ये हमने ऊपर से देख लिया कि ये मेजर 3 पॉइंट है हमें जो करना पड़ेगा, ये मेजर 3 पॉइंट हमें करना है। तो सबसे पहले जैसे ये कहता है इसके अकॉर्डिंग हम अपना कोड फ्लो को फॉलो करते हैं एंड देन जो जो मॉडिफिकेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी वो कर लेंगे। फाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेटाबेस के लिए एक अलग फाइल लिख देता हूँ, यहाँ पे db.js करता हूँ, यहाँ पे db.js कर लेता हूँ ताकि मुझे सारे जगह मुझे डेटाबेस की एक्सेस मिल जाए। तो उससे पहले मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी डेटाबेस की एक्सेस हो, मेरी डेटाबेस की मैं एक्सेस पहले ही चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियो क्रिएट करूँगा उसके बाद ही मैं अपने डेटाबेस में कुछ चेंजेस परफॉर्म करूँगा, राइट। जो हो गया डेटा को ऐड करना या फिर रिमूव करना, तो इसके लिए मुझे ये सब काम होने से पहले ही मुझे अपने डेटाबेस जो है वो सेट किया हुआ चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, अपने डेटाबेस को ऊपर लिख लिया। तो यहाँ पे डेटाबेस के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे ओपन करना पड़ेगा अपना डेटाबेस। तो डेटाबेस ओपन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या सिंटैक्स है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट db। तो इस ये जो वेरिएबल है इसके अंदर आएगा हमारा डेटाबेस, इसके अंदर क्या आएगा हमारा डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करने से पहले कुछ हमें कुछ काम हमें टास्क हमें करने पड़ेंगे, कुछ सिंटैक्स जैसा फॉर्म है, देखते हैं उसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमें सबसे पहले हमें अपनी डीबी से ओपन करने के लिए हमें कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें अपनी जो इंडेक्स डीबी जो एपीआई है उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे एक डेटाबेस ओपन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपन रिक्वेस्ट करके। ओपन रिक्वेस्ट एक वेरिएबल है खास कुछ नहीं, इंडेक्स डीबी डॉट ओपन करके एक मेथड होता है, इंडेक्स डीबी डॉट ओपन करके मेथड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अटेम्प्ट्स टू ओपन अ कनेक्शन टू द नेम डेटाबेस, दैट इज एक डेटाबेस आपके लिए क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ माई डीबी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई डीबी। फाइन, माई डेटाबेस लिख देता हूँ, माई डेटाबेस। फाइन। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ माई डेटाबेस करके मैं एक डेटाबेस को ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अपने डेटाबेस जो है इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे इवेंट ड्रिवन है। मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट बोला था आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कहा था कि इवेंट्स बेस्ड है, दैट इज कोई भी इवेंट यहाँ पे जो भी टास्क होगा एसिंक्रोनस होगा, राइट। तो जब भी कोई टास्क खत्म होगा, जैसे कि यहाँ पे एसिंक्रोनस काम है, ओपन मेरा एसिंक्रोनस काम है। फाइन। तो यहाँ पे जब भी ओपन हो जाएगा मुझे कुछ इसके ऊपर इवेंट लिस्नर लगाने पड़ेंगे कि ये काम हो जाए तो ये उसको ट्रिगर कर देगा कि ये इवेंट हो चुका है, तो इमीडिएटली उस वाले लिस्नर को ट्रिगर करेगा। फाइन। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है 3 लिस्नर। क्या क्या लिस्नर है, एक हो गया यहाँ पे लिखता हूँ हमारी ओपन रिक्वेस्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर, एक हमारी है सक्सेस करके, एक लिस्नर है सक्सेस करके एड इवेंट लिस्नर, एक है इवेंट के ऑब्जेक्ट के साथ लिखता हूँ यहाँ पे एक मेथड। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमारे पास ओपन रिक्वेस्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर। ये एड इवेंट लिस्नर किस चीज का है, मेरा डेटाबेस का। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी डेटाबेस जो है वो ओपन कर रहा हूँ, तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे लिस्नर है कि जब मेरा जो डेटाबेस है अगर वो ओपन हो जाए तो यहाँ पे सक्सेस के फॉर्म, अगर कोई भी एरर के बगैर ओपन हो जाता है तो यहाँ पे सक्सेस ट्रिगर होगा, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे एरर वाला लिस्नर ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ पे एरर वाला जो इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। एंड देन दूसरी चीज क्या है, ओपन रिक्वेस्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर। थर्ड क्या है, थर्ड है मेरी अपग्रेड नीडर करके एक तीसरी चीज है, यहाँ पे इवेंट लिखा एंड देन इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिख दिया। फाइन। तो सबसे पहली चीज, जब भी मेरी डेटाबेस जो है ओपन हो जाएगी तो इमीडिएटली मेरी सक्सेस वाली जो इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई एरर आया तो मेरी एरर हो जाएगी, ये वाली लाइन जो है ट्रिगर हो जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके db, यहाँ पे लिखता हूँ db सक्सेस एंड देन सिमिलरली यहाँ पे db एरर एंड देन इस जगह पे इसको नीचे लेके आके db अपग्रेडेड। फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सक्सेस ओपन हो गया तो सक्सेस इवेंट ट्रिगर होगा, अगर मेरा एरर नहीं है, अगर एरर आता है तो एरर ट्रिगर हो जाएगा, अगर अपग्रेड हो गया मेरा डेटाबेस तो अपग्रेड हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे इसको एक बार खोल के देखते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट, यहाँ पे index.html खोला एंड देन इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ अभी के लिए।
कुछ भी नहीं हुआ, अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग खोलता हूँ, यहाँ पे आया कंसोल डॉट लॉग में, यहाँ पे पहले कुछ एरर नहीं है। आप देख सकते हो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मेरे डीबी अपग्रेडेड आ गया, लेकिन मेरा डीबी जो है वो सक्सेस है। मेरी डेटाबेस जो है वो परफेक्टली खुल चुकी है, मेरा डेटाबेस खुलने में कोई एरर नहीं है, मेरे डेटाबेस एकदम परफेक्टली खुल चुकी है, उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे डीबी अपग्रेडेड क्यों आ रहा है? मैंने तो कुछ अपग्रेड वगैरह कुछ किया ही नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले उस पॉइंट पे जाने से पहले देख लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या सच में हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आया इंडेक्स डीबी में, इंडेक्स डीबी में यहाँ पे क्या है, माई डेटाबेस। इंडेक्स डीबी के अंडर में यहाँ पे आप देखोगे, इंडेक्स डीबी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास माई डेटाबेस करके लिखा हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस जो है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। एंड देन यहाँ पे इसके ऊपर वर्जन है 1, इस पॉइंट को नोट करना, यहाँ पे वर्जन है 1। एंड देन ऑब्जेक्ट स्टोर जो है वो है 0, क्योंकि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर क्रिएट नहीं किया, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर जो है क्रिएट नहीं किया। फाइन, तो हमने देख लिया कि मेरा डेटाबेस जो है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे डीबी अपग्रेडर करके क्यों आया, डीबी जो है अपग्रेडेड करके क्यों आया। ठीक है, तो फिर अगेन चलता हूँ अपने कोड बेस में, अपने पहले नोटबुक में चलता हूँ, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि यार सबसे पहले जब भी आप अपना डेटाबेस को खोलोगे, वेन एवर यू ओपन योर डेटाबेस, आप जब भी ओपन अपनी डेटाबेस को ओपन करोगे तो सबसे पहली चीज कि ओपन करने से पहले, सक्सेस इवेंट कॉल होने से पहले, द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप डेटाबेस को क्रिएट करोगे तब आपकी वर्जन भी आपकी थी 1। तो आपकी डेटाबेस जो ओपन हुई थी, आपकी डेटाबेस जो ओपन हुई थी उसका वर्जन था 1, उसका वर्जन था 1। मैंने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मेरी कोड में चेक करो तो मैंने कहीं पे भी वर्जन मेंशन नहीं किया। अगर db.js में आप देखोगे यहाँ पे मैंने कहीं भी 1 2 3 4 मेंशन नहीं किया। एक्चुअल में वर्जन आता है कहाँ पे, आप अपनी वर्जन को अपग्रेड भी कर सकते हो। आपकी डेटाबेस में ये फीचर है कि आप आपकी अपग्रेड, जो आपकी जो वर्जन है अपनी डेटाबेस का, उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मैं ओपन करते वक्त ही वर्जन कहाँ पे दूंगा, मैं अपनी ओपन डेटाबेस में यहाँ पे कमा डाल के मेरी सेकंड पैरामीटर क्या होगी, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है वर्जन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पे अगर लिखता हूँ 2 एंड देन अगर खोलता हूँ अगेन अपने इंस्पेक्ट पे आता हूँ, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन में आओगे तो आप देख सकते हो मेरी जो वर्जन है वो हो चुकी है अपग्रेड टू नंबर 2। फाइन, तो मैं अगर नंबर नहीं देता इस जगह पे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो हो जाएगा 1, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। इस जगह पे अगर रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे वर्जन रहेगा 2 ही, क्योंकि मैंने उसको एक बार में 2 कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन अब मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया। अगर कोई वैल्यू नहीं देता हूं तो 1 आता है, तो 1 जो वैल्यू है वो लेसर देन 2 है। कोई भी वर्जन अगर आप लेजर देते हो, अगर आप लेस वैल्यू देते हो जो करंट वर्जन है, तो वो उसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे वर्जन दे देते हो 3, मैंने वर्जन को इंक्रीज कर लिया, अभी आता हूं तो आप देख सकते हो मेरी वर्जन जो है इंक्रीज हो चुकी है। फाइन, तो ये थी वर्जन वाली बात कि आप अपनी वर्जन को ऊपर नीचे करके देख सकते हो। इस पॉइंट को मैंने क्लियर आउट कर दिया आई बिलीव। मैं आता हूं, मुझे पता है आप पूछ रहे होगे कि डीबी अपग्रेडेड क्यों किया, मैं बताता हूं। उसके लिए ये वर्जन वाली चीज जानना जरूरी है। तो वर्जन 1 जो है, यहाँ पे आपकी 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट रहेगी, आपकी वर्जन 1 रहेगी बाय डिफॉल्ट। आप डालोगे या फिर नहीं डालोगे तब भी ये आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली वर्जन 2 या 3 जाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली भी अपडेट करके 2 या फिर 3 उस जगह पे डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइन, तो ये बात कर ली हमने वर्जन की। तो इनिशियली आपने क्या किया, आपने ओपन किया एक डेटाबेस। जब आप ओपन करते हो एक डेटाबेस तो इनिशियली क्या था, आपकी वर्जन जो थी वो क्या लग गई थी, आपकी वर्जन लग गई थी 1। दैट इज बाय डिफॉल्ट आपने कुछ एक अपग्रेड का काम परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं 2 करता हूं तो अपग्रेड माना जाता है, 3 करता हूं तो 2 से ज्यादा है तो वो भी अपग्रेड माना जाता है। लेकिन जब मैं क्रिएट भी करता हूं, मैं जैसे कि वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू आता है, तो वो भी किस केस के अंडर आता है, वो भी आता है अंडर अपग्रेड। दैट इज इनिशियली अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है, तो इनिशियली अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो कोई भी वैल्यू आएगी, तो इनिशियली आप डेटाबेस क्रिएट करोगे तो आ जाएगी अंडर अपग्रेड, वो वाली चीज आएगी, पहले बार आएगी अपग्रेड। इसीलिए क्या हुआ था,
इसीलिए सबसे पहले कॉल हुआ था कंसोल में मेरे डीबी अपग्रेडर करके, डीबी आया था अपग्रेडर। उसके बाद क्या आया, डीबी अपग्रेड होने के बाद आया मेरा सक्सेस, उसके बाद आया मेरा सक्सेस। इस जगह पे अगेन चलता हूँ अपने नोटबुक पे। तो इनिशियली जो है आपकी डीबी आपने कुछ क्रिएट नहीं किया, लेकिन आपने अभी उसे क्रिएट कर दिया। तो क्रिएट करते वक्त ये जो चीज़ ये वहाँ पे वर्जन 1 माना जाता है, उसे भी एक नया अपग्रेड के फॉर्म में ये ट्रीट करता है। इसलिए इनिशियली आपकी जो डीबी होगी वो पहले अपग्रेड नीडर के इवेंट में ट्रिगर होगी, पहले अपग्रेड नीडर के यहाँ पे ट्रिगर होगी। उसके बाद वर्जन की अपग्रेड होने के बाद वो क्या समझेगा कि अब डेटाबेस परफेक्टली खुल चुका है, इसलिए इसके बाद ये कॉल करता है किसको, सक्सेस वाले इवेंट को। राइट, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया। अगर आपकी न्यू डेटाबेस है तो ये आपकी डायरेक्टली आ जाएगी अपग्रेड नीडर, एंड देन उसके बाद ट्रिगर होगी आपकी सक्सेस। अगर जैसे कि अभी मेरी डेटाबेस जो है यहाँ पे माई डेटाबेस खुल चुकी है, मेरी जो डेटाबेस है यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट टाइम आफ्टरवर्ड्स जब भी मैं आऊँगा तब क्या होगा, आफ्टरवर्ड्स देखेगा तो ये कंपेयर करेगा मेरे वर्जन को। मेरे आफ्टरवर्ड्स जब मैं अगेन अपने क्रोम को खोलता हूँ, अपनी कैमरा वाली एप्लीकेशन को खोलता हूँ, तब भी क्या होगा, तब भी मेरा वर्जन जो होगा, अगर मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ तो वर्जन क्या होगा 1। तो ये वाला कंपेयर करेगा किसके साथ, पहले वाले के साथ। तो पहले वाले के साथ कंपेयर करने पे सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू है तो अपग्रेड हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो फिर मैं वापस अपग्रेड नीडर को कॉल क्या करूं, मैं डायरेक्टली किसको कॉल करूंगा, सक्सेस को ट्रिगर कर जाऊंगा, मैं डायरेक्टली सक्सेस को ही ट्रिगर करूंगा। इसके बाद अगर मैं इसके बाद लिखता हूं, कुछ टाइम के बाद अगेन आता हूं एंड देन इसके बाद वर्जन 2 करता हूं, तो अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कैसे अपग्रेड परफॉर्म होगा, अपग्रेड हुआ परफॉर्म, एंड देन इसके बाद काम होगा सक्सेस का अगेन ट्रिगर होगा। तो सक्सेस बेसिकली फॉलो करता है अपग्रेड के पीछे। जब भी कोई नया अपग्रेड आया तो क्या होगा, इनिशियली अपग्रेड नीडर परफॉर्म होगा, उसके बाद सक्सेस आएगा। अगर आपका वर्जन अपडेट ही नहीं हुआ, जैसे कि इस केस में मैंने कहा था 1-1 दोनों कंपेयर हुए सेम है, तो अपग्रेड नीडर ट्रिगर नहीं होगा, डायरेक्टली सक्सेस पे चला जाएगा। फाइन, तो आई होप आपको ये वाली पॉइंट समझ में आ गई। यहाँ पे आता हूँ console.log में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीज़, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को अगर रिलोड करता हूँ, अपने एप्लीकेशन को रिलोड करता हूँ, तो मेरी यहाँ पे आ गई डीबी अपग्रेड। यहाँ पे खोलता हूँ इस जगह को, ये जो 3 है इसे रिमूव करके यहाँ पे एक बार इंस्पेक्ट में अपनी डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं। अपनी डेटाबेस को किया मैंने डिलीट डेटाबेस, ओके। जो पहले जो भी डेटाबेस है सारा कुछ रिमूव कर देते हैं एंड देन क्लीनली देखते हैं, सारा कुछ हम क्लीनली देखते हैं नए सिरे से। तो इस जगह को डिलीट डेटाबेस, ओके फाइन। तो ये मेरा जो डेटाबेस है डिलीट हो चुका है, इंडेक्स डीबी में कुछ नहीं है। अभी मैं करता हूँ रिलोड किया मैंने, यहाँ पे माई डेटाबेस करके क्रिएट हो चुका है, कंसोल में आया तो आप देख सकते हो डीबी अपग्रेड एंड देन डीबी जो है सक्सेस कर रही है, डीबी अपग्रेड एंड देन डीबी सक्सेस, फाइन। एंड देन अभी आता हूँ अगेन अपने एप्लीकेशन, इस जगह को अगर अगेन मैं करता हूँ रिलोड, तब जाते हैं कंसोल में, तो अब आपने क्या देगा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सिर्फ डीबी सक्सेस, यहाँ पे है सिर्फ डीबी सक्सेस। क्यों, क्योंकि जब मैं इनिशियली क्रिएट कर रहा था, मेरी जो है वर्जन 1 को भी वो बाय डिफॉल्ट एक अपग्रेड की तरह कंसिडर करता है। इसके लिए उसने पहले क्या किया था, अपग्रेड नीडर भी प्रिंट किया था एंड देन उसके बाद सक्सेस प्रिंट किया। अब के केस में उसने क्या किया, अब जो रिलोड करता हूँ उसने वो गया था एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में माई डेटाबेस के पास गया था, माई डेटाबेस में उसने वर्जन के साथ कंपेयर किया, दोनों वर्जन सेम है, इसलिए इसने अपग्रेड नीडर को छोड़ दिया एंड देन सिर्फ डीबी सक्सेस को ही एनकाउंटर किया। आई होप आपको ये वर्जन वाली जो चीज़ है ये समझ में आ गई। अगर आप लोअर वर्जन पास करते हो तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नया डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा, जो करंट है वही चलता जाए, वही चल रहा होगा, राइट। तो इसको करता हूँ क्लोज, इस चीज़ को अगेन करता हूँ, ठीक है। तो हमने वर्जन वाली चीज़ जो है वो पॉइंट हमने समझ लिया। अगर डायरेक्टली एरर आ जाती है तो ये वाली चीज़ें जो है एनकाउंटर हो जाएगी, डायरेक्टली एरर वाली पॉइंट है वो एनकाउंटर हो जाएगी। तो वर्जन वाली थोड़ी सी समझना इंपॉर्टेंट भी था कि ताकि आपकी जो फ्लो है इंडेक्स डीबी का कैसे काम कर रहा है, तो हमने थोड़ी थियोरेटिकल एस्पेक्ट में जान लिया कि वर्जन कैसे काम करता है हमारे इंडेक्स डीबी में, फाइन। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ में क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना था, मैंने एक ओपन रिक्वेस्ट किया एंड देन मैंने डेटाबेस को ओपन कर लिया।
तो मुझे अब उस डेटाबेस की एक्सेस चाहिए, जो कि मैं क्या कर रहा था, मुझे चाहिए था उसकी डेटाबेस की एक्सेस। यहाँ पे डीबी नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, तो मैं चाहता था कि ये जो वैल्यू है ये आ जाए इस डीबी के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियली क्या होता है जब मेरा वर्जन 1 होता है तो क्या होगा, यहाँ पे अपग्रेड नीडेड में आएगा, तो इस जगह पे ही मेरा जो डीबी है वो क्रिएट होगा, इस जगह पे ही मेरा डीबी क्रिएट हुआ होगा। तो उसका रिजल्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे इस पॉइंट से ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डीबी इज इक्वल टू ओपन रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट है इंडेक्स डीबी का, उस रिक्वेस्ट के रिजल्ट नाम की एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर से मुझे मिल जाएगा जब भी अपग्रेड नया क्रिएट होगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा रिजल्ट के प्रॉपर्टी में, एंड मैं सेट कर दूंगा। फाइन, तो ये हो गया इनिशियली डीबी अपग्रेडेड एंड ऑल्सो फॉर इनिशियल डीबी क्रिएशन। तो ये पॉइंट भी लिख देता हूँ। फाइन, तो यहाँ पे पहली बार क्रिएट किया तो यहीं पे असाइन हो गया, यहीं पे असाइन हो गया, एंड देन इस जगह पे नेक्स्ट बार आप अगेन रीलोड करते हो तो आपका क्या ट्रिगर हुआ था, क्या आपका अपग्रेड नीडेड ट्रिगर हुआ था, नहीं हुआ था। तो आपने सक्सेस में उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टली सक्सेस आता है, लेकिन आपकी जो डीबी है ये अभी भी वैल्यू वही की वही है, अनडिफाइंड ही है। तो सेट करने के लिए आपके पास रिजल्ट कब आएगा, इसके बाद रिजल्ट आएगा अगर डेटाबेस जो एक्सेस करती है। तो यहाँ पे डीबी इज इक्वल टू लिख लेना, यहाँ पे डीबी इज इक्वल टू ओपन रिक्वेस्ट डॉट रिजल्ट, ओपन रिक्वेस्ट डॉट रिजल्ट। फाइन, तो इसके थ्रू क्या होगा कि आपकी डेटाबेस अगर एक्सेस करती है तो अपग्रेड नीडेड तो ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन सक्सेस जो है वो ऑफकोर्स ट्रिगर होगा क्योंकि एक्सेस करती है। तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू को सेट भी कर लिया, राइट। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट डीबी को एक्सेस करने का समझ में आ गया कि किस तरह से हमने एक्सेस किया। नेक्स्ट, तो हमने क्या किया, हमने पहली टास्क खत्म कर दी। पहली टास्क क्या थी हमारी, ओपन डेटाबेस, ओपन है डेटाबेस करके हमने ओपन कर लिया। नेक्स्ट टास्क क्या है, क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोर। तो ऑब्जेक्ट स्टोर क्या है, एक बड़े से डेटाबेस में एक छोटे छोटे बॉक्सेस मान लो ऑब्जेक्ट स्टोर की, जो कि मैं इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसे कि एसक्यूएल में हो गया हमारा टेबल्स, तो उस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। वैरस अगर आप बात करोगे मोंगोडीबी में, मोंगोडीबी में कैसा होता है, कलेक्शंस होता है, राइट। यहाँ पे ऊपर ये टर्म ये भी लिख लेता हूँ, आपके मोंगोडीबी में क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टोर है इंडेक्स डीबी में, आपकी मोंगो में होगा कलेक्शन के फॉर्म में। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट स्टोर में रेफर करते हैं हम हमारे इंडेक्स डीबी में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आता हूँ, अभी मुझे क्रिएट करना है अपनी ऑब्जेक्ट की स्टोर। तो ऑब्जेक्ट की स्टोर आप सिर्फ और सिर्फ क्रिएट कर सकते हो अपने अपग्रेड नीडर में। ऑब्जेक्ट स्टोर कहाँ पे क्रिएट हो सकती है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। आपकी जो ऑब्जेक्ट स्टोर है वो कहीं और पे नहीं, सिर्फ आपकी अपग्रेड नीडर में क्रिएट हो सकती है। ये हो गई सेकेंड पॉइंट, लिख देता हूँ। फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने ओपन ए डेटाबेस कर लिया था, यहाँ पे ओपन ए डेटाबेस कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट थी हमारी, यहाँ पे नीचे आता हूँ, अभी सेकेंड पॉइंट है हमारी क्रिएट डेटाबेस। तो हम करेंगे डेटाबेस को ऑब्जेक्ट स्टोर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोर। इसको स्पेलिंग एरर अभी आना था, ठीक है। तो हम करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट स्टोर को क्रिएट, हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, जो हमने पॉइंट्स डिफाइन की थी ओपन ए डेटाबेस, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर। तो उसी को डिफाइन करते हुए हमारा काम चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट स्टोर क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ कैन बी क्रिएटेड ओनली इन अपग्रेड नीडेड, ओनली इन अपग्रेड नीडेड वाली इवेंट में ही आप इसे क्रिएट कर सकते हो। फाइन, यहाँ पे लिखता हूँ अपग्रेड नीडेड के इवेंट के अंदर ही आप इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। एंड देन अगर आपको मॉडिफाई भी करना है, क्रिएट और मॉडिफाई जो भी करना है अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट अपने ऑब्जेक्ट स्टोर के साथ, अगर आपके ऑब्जेक्ट स्टोर के साथ कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड नीडेड में ही वो चीज़ परफॉर्म कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड नीडेड में ही परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी उसके हिसाब से हम अब आए हमारे अपग्रेड नीडेड में। तो अपग्रेड नीडेड में डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट स्टोर को क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे मेरे पास रहेगा मेरा डीबी का जो डेटाबेस है उसका एक्सेस रहेगा। इसके बाद मुझे सिंपली डेटाबेस डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोर करके एक मेथड है, इसमें मैंने क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोर डाल दिया। एंड देन यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मुझे स्टोर करनी है अपनी वीडियो, राइट।
मुझे अपनी वीडियो स्टोर करनी है, तो मैं अपनी क्या क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया अपनी वीडियो। एंड देन मुझे एक और वीडियो ऑब्जेक्ट स्टोर बनाना है, जिसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, इसमें मैं अलग से इमेजेस करके स्टोर करूँगा। इसमें मैं इमेज रखूँगा, उसमें मैं वीडियो रखूँगा। एक और पैरामीटर है जो कि एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे की पाथ। तो की पाथ में क्या लिखता हूँ, एक यूनिक टर्म जो कि होगी आईडी। की पाथ क्या है, ये एक यूनिक फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिखता हूँ की पाथ, बताता हूँ कि की पाथ एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी करके लिख दिया। यहाँ पे आते हैं की पाथ के ऊपर डिस्कस करते हैं। की पाथ बेसिकली, की पाथ हम बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर हर एक जो हमारी डेटा रहेगी, हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम रखेंगे एक पैरामीटर की पाथ जो कि रहेगी यूनिक। तो यहाँ पे आता हूँ इस जगह पे, जैसे हमने बात की थी कि आपके पास हर एक ऑब्जेक्ट स्टोर है, तो हर एक ऑब्जेक्ट स्टोर में डेटा ऑलमोस्ट मान लो कि सभी एक ही जैसे रेफर कर रहा है, राइट। तो मैं डिफरेंस उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, जो की पाथ होता है, इसके अंदर भी हम लिखेंगे एक की पाथ। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपको कोड में समझ में आएगा, लेकिन आपके लिए इतना समझ लीजिए कि ये जो टर्म्स हमने डेटा डाली है ऑब्जेक्ट स्टोर में, उनके थ्रू उसकी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करेंगे की पाथ की वैल्यू। यहाँ पे जैसे हमने डाली थी, यहाँ पे की पाथ क्या थी हमारी, थी आईडी। तो आईडी होगी एक यूनिक पैरामीटर इन सभी डेटा के अंदर, ऑब्जेक्ट स्टोर के इन सभी जो येलो वाली जो ऑब्जेक्ट डेटा है, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करेंगे वो आईडी वाली टर्म। एंड देन उसके लिए हम वैल्यू डालेंगे। इसका एग्जैक्ट टर्म हम जब कोड करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए बस इसका ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स डीबी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ भी है समझने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कंसंट्रेट करके थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने ओपन किया, ओपन करके बाद अपने डेटाबेस जो उसको क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट स्टोर क्रिएट कर लिया, क्योंकि मैं सिर्फ उसे अपने जो अपग्रेड नीडर है सिर्फ उसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने क्रिएट कर लिया। अभी आता हूँ अपने यहाँ पे एंड देन इंस्पेक्ट करके देखता हूँ क्या मेरी ऑब्जेक्ट स्टोर जो है वो क्रिएट हो चुकी या नहीं। तो इसकी साइज को थोड़ी कम कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ एप्लीकेशन में, माई डेटाबेस। तो माई डेटाबेस को मैं खोलता हूँ, माई डेटाबेस को खोला, रिफ्रेश डेटाबेस। तो डेटाबेस को रिफ्रेश किया, कुछ असर पड़ा नहीं शायद, एक बार रिलोड भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे आता हूँ अपने एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में माई डेटाबेस खोला, माई डेटाबेस में यहाँ पे रिफ्रेश डेटाबेस, कुछ काम हुआ नहीं। देखते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोर एकदम परफेक्ट हुआ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ओपन रिक्वेस्ट डेटाबेस आ गया। एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देख लेंगे अपनी डीबी को कंसोल डॉट लॉग किया। यहाँ पे कंसोल में आया, मेरी जो है ये हुई नहीं। तो क्यों नहीं हुई ये प्रिंट, तो इसको एक बार बंद कर लेते हैं, अगेन खोलते हैं। यहाँ पे index.html में आया, db.js लिंक्ड है, ठीक है। एंड देन ये काम सारे परफॉर्म होगी। आता हूँ अपने index.html में, इसको अगेन ओपन विथ लाइव सर्वर किया, कर लेंगे, डीबग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट ऐसी होगी, डेवलपमेंट को डीबग करके ही हम जान सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग में आया, यहाँ पे रिसीविंग एंड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगेन आता हूँ एप्लीकेशन में, माई डेटाबेस के यहाँ आया, रिफ्रेश डेटाबेस किया, एक बार डिलीट कर देते हैं, एक बार डिलीट करके अगेन इसको कर लेते हैं, एक बार रिलोड किया, फाइन। एंड देन अभी आता हूँ अपने माई डेटाबेस में। तो अभी आप देख सकते हो, तो ये काम इनिशियली करना पड़ता है, राइट। इनिशियली जब आप क्रिएट करते हो, अपने कोड लिखते हो, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे यूआई पे भी खुला हुआ था, तो डायरेक्टली परफॉर्म करने के लिए कुछ दिक्कत आ गई। तो आप क्या करना, कोड करके इसको ऑब्जेक्ट स्टोर को यहाँ पे लिख लेना अपग्रेड नीडर के अंदर। एंड देन यहाँ पे जब आप खोलोगे तो माई डेटाबेस के अंदर यहाँ पे क्या है, मेरे पास इमेज भी है एंड देन वीडियो भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है की पाथ।
बेसिकली ये की पाथ ही होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि इस वैल्यू, इस की के थ्रू मैं हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक डेटा जो आप सामने स्टोर करोगे उसको मैं रेफर करूंगा। यहाँ पे जो की पाथ आएगा, इस की पाथ में दैट इज यहाँ पे है वैल्यू आईडी, की पाथ की जो यहाँ पे टर्म दी है आईडी, इसकी आईडी के अंदर कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या रहेगा इस डेटा के अंदर, उसके थ्रू हम रेफर करेंगे। ऑफ कोर्स ये वाली पॉइंट अभी के लिए सेंस नहीं करेगी, हम डायरेक्टली कोड करते हैं तब आपको ऑटोमेटिकली ये पॉइंट जो है समझ में आ जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हटाया, हमारी जो ऑब्जेक्ट स्टोर है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे स्क्रिप्ट में आता हूँ एंड देन डायरेक्टली अपने डेटाबेस में जो है कुछ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करना है। अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम मेजर जो काम है ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, मेक डेटाबेस हो गया, मेक ट्रांजैक्शंस। क्योंकि ये नया थोड़ा इंडेक्स डीबी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ ताकि हर एक फ्लो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बोथ ऑन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी एंड देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी, हम जैसे प्रोजेक्ट को बिल्ड ही कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस जगह पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको कमेंट आउट किया एंड देन मैं स्टोर करना चाहता हूँ अपने वीडियो को। तो वीडियो को स्टोर करने के लिए इस जगह पे मेरे पास सबसे पहले मैं बस एक कंडीशन लगा दूंगा इफ db करके, कि मेरे पास अगर db एग्जिस्ट करती है तभी मैं उसके ऊपर काम करूंगा ताकि कुछ एरर ना आ जाए। फाइन, तो यहाँ पे डाउनलोड वाले टास्क को कमेंट आउट किया। यहाँ पे मैं करता हूँ अपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन को लेता हूँ। यहाँ पे लेट db ट्रांजैक्शन लिखा। यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी db डॉट ट्रांजैक्शन क्या करता हूँ, ट्रांजैक्शन में लिखता हूँ अपनी जो ऑब्जेक्ट स्टोर का नाम है, उसकी जो नेम हमने की थी, यहाँ पे क्या नेमिंग की थी, यहाँ पे की थी वीडियो। मैं अभी चाहता हूँ अपनी वीडियो को स्टोर करना, राइट। तो यहाँ पे वीडियो लिखा एंड देन कॉमा करके यहाँ पे एक टाइप, क्या टाइप होगी, दो टाइप्स होती है, एक होती है रीड ओनली, दूसरी होती है रीड एंड राइट। आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे या तो सिर्फ रीड करना चाहते हो या तो फिर रीड एंड राइट करना चाहते हो, दैट इज आप कुछ डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हो तो रीड राइट, आप सिर्फ रीड करके कुछ डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हो तो रीड। यहाँ पे मैं लिखूंगा रीड राइट लिखा मैंने, तो इसकी ट्रांजैक्शन कर लो। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है, ये टर्म आता है वो जो ट्रेडिशनल हम अपने डेटाबेसेस में करते हैं एसक्यूएल वगैरह में, उस टर्म का मैं यहाँ पे एक बार डिफाइन भी कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं होता कि ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है, आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ना, जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो फॉल करेगा किस कैटेगरी के, या फिर ऑल सक्सेस में होगा, आपकी जो भी काम होगी ऑल सक्सेस में होगी या फिर ऑल फेल में होगी। इस चीज़ को थोड़ा और एलाबरेट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए आप एक बैंक में काम कर रहे हो, राइट। आप एक बैंक में, आपके पास एक अकाउंट है, तो आप कुछ मनी उसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हो या फिर आप कुछ मनी उधर से आप विड्रॉ कर रहे हो, राइट। तो आप चाहते हो कि आप एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो किस चीज़ का, कि भाई मैं अपने अकाउंट में मनी को डिपॉजिट कर रहा हूँ, अपने अकाउंट में मनी को डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो बीच में कुछ सर्वर एरर या फिर कोई भी एरर आ गया ना, तो उसके कारण कहते हैं कि इसने, कि पर्सन वन ने, ये हो गया मेरा बैंक, ये है मेरा बैंक, ये है मैं, ये हूँ मैं, तो ये हो गया पर्सन। तो इसने क्या किया, मनी को डिपॉजिट किया इसके अंदर, लेकिन बीच में कुछ सर्वर एरर आ गई, मान लेते बीच में कुछ सर्वर आ गई। तो इसने क्या किया, इसने जो अमाउंट इसके पास जो अमाउंट था वो तो यहाँ पे गया, इसके पास से अमाउंट तो चला गया, लेकिन ऑन द वे में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इसके पास तो अमाउंट नहीं है अब। इसके पास 1000 रुपीज थी, अब हो गई है 0, इसने पूरा 1000 रुपीज जो है डिपॉजिट कर लिया। तो क्या होगा यहाँ पे, लेकिन सर्वर एरर कुछ भी एरर आ गया एंड देन बैंक के पास वो पैसा नहीं पहुंची, तो ये क्या है, ये कुछ प्रॉब्लम हो गया कि पर्सन कहता है मैंने तो अपने सही से प्रॉब्लम जो है वो क्लियर आउट सॉर्ट आउट कर दिया, मुझे तो डिपॉजिट करना था वो तो मैंने कर लिया, अब अगर तुम्हारे पास नहीं आया तो क्या वो मेरी गलती है। तो ये हो गई ट्रांजैक्शन वाली एरर, दैट इज आपका जो मनी है यहाँ पे नहीं आ पाया। तो ये क्या लीड होगी, ये हाफ वे ट्रांजैक्शन होगी, कि हाफ वे। तो आप क्या चाहते हो, या तो मेरा पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो क्लियर रहे, वो पूरा का पूरा सक्सेस रहे, दोनों पार्ट से सक्सेस रहे, या फिर क्या हो जाए, या फिर ये वाला पार्ट जो है ये ट्रांजैक्शन काम ही ना करे, या फिर ये ट्रांजैक्शन अकर ही ना हो।
कि तूने अमाउंट ही ना लिया हो, तो मेरा ये वाला पार्ट भी कट जाएगा एंड देन डायरेक्टली 1000 रुपीज अगेन मेरा पास ही रह जाएगा, 1000 रुपीज मेरे पास ही रह जाएगा। ट्रांजेक्शन या फिर ऑल फेल करो या फिर ऑल सक्सेस करो, लेकिन हाफ वे ट्रांजेक्शन काम नहीं करेगा। फाइन, तो छोटी सी एक झलक बता दी, ये पॉइंट थोड़ी सी मैटर करती है व्हेन यू आर लर्निंग डीबी एज वेल, राइट। तो ट्रांजैक्शन की बात करी, अभी आते हैं हमारे कोड के ऊपर। हमारा थर्ड पॉइंट था कि मेक अ ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन मैंने कर लिया अपने वीडियो के साथ। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, अपनी जो मैंने अपनी ऑब्जेक्ट स्टोर के साथ में जो ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ उसकी मुझे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट, जैसे मान लो एक रिक्वेस्ट मिल गई कि मैंने इसके साथ ट्रांजैक्शन करने की एक रिक्वेस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है डीबी ट्रांजैक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, डायरेक्टली इस ट्रांजैक्शन के थ्रू मुझे जाना है अपने ऑब्जेक्ट स्टोर के पास। इसके थ्रू मैं डायरेक्टली पहुंच सकता हूं अपने ऑब्जेक्ट स्टोर के पास। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डीबी ट्रांजैक्शन डॉट ऑब्जेक्ट स्टोर को गेट करूंगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर लिखा एंड देन यहाँ पे क्या लिखूंगा, वीडियो। यहाँ पे लिखूंगा मेरा ऑब्जेक्ट स्टोर का क्या नेम है, वीडियो। तो यहाँ पे वीडियो उस ऑब्जेक्ट स्टोर के लिए ट्रांजैक्शन किया कि कुछ रिक्वेस्ट परफॉर्म किया एंड देन उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैंने डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट स्टोर को यहाँ पे एक्सेस कर लिया, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट वीडियो स्टोर करके इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो वीडियो स्टोर करके मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिया। फाइन, नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे अब मेरे पास एक्सेस है वीडियो को, जो स्टोर है ऑब्जेक्ट स्टोर वीडियो वाले का, उसका एक्सेस है। मुझे अब उसके अंदर मुझे डालना है अपनी वीडियो वाली एंट्री। मैं डालूंगा वीडियो वाली एंट्री इक्वल टू यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्टली अपना डेटा डालना चाहता हूँ। तो डेटा डालूंगा यहाँ पे ब्लॉब, डायरेक्टली अपनी जो ब्लॉब है, जो ब्लॉब यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी डायरेक्टली उसको डाल देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉब डेटा एंड देन ब्लॉब करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को डाल दी, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक आईडी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक आईडी। तो क्या कर सकते हैं हम, एक पैकेज यूज कर सकते हैं जो हमें एक शॉर्ट आईडी जनरेट करके देगा, जो कि हमने जीरा में भी यूज किया था। यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट आईडी एंड पैकेज स्क्रिप्ट करके एंड देन ये शायद ये लाइब्रेरी यूज की थी। तो इस लाइब्रेरी के अंदर ये जो स्क्रिप्ट टैग है इसे लेके हम डाल देंगे अपने कोड में एंड देन इसके पास एक मेथड होता है शॉर्ट आईडी करके, इसे कॉल करोगे तो आपकी आईडी जो है जनरेट हो जाएगी। अपने कोड में आया, लिंक करता हूँ अपने HTML के फाइल में, यहाँ पे सबसे टॉप में कर देते हैं एंड देन आते हैं स्क्रिप्ट वाली फाइल में। इस जगह पे क्या करता हूँ, अपनी ये वाले एप्लीकेशन क्लोज कर लेता हूँ ताकि इंडेक्स से भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस जगह पे मैं अपनी सबसे पहले लेट आईडी इज इक्वल टू शॉर्ट आईडी करके कॉल कर देता हूँ। फाइन, या फिर यहाँ पे वीडियो आईडी लिख देते हैं, वीडियो आईडी लिखा ताकि पता चल जाए ये आईडी जनरेट हुआ था हमारे वीडियो के लिए। एंड देन यहाँ पे क्या करूँगा, एक आईडी नाम के की से यहाँ पे डाल दूंगा वीडियो वाली आईडी, यहाँ पे डाल दूंगा वीडियो वाली आईडी कमा। तो ये बेसिकली वीडियो एंट्री क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये बात बता दूं, यहाँ पे जो आईडी है ये टर्म करेगा यूनिकली रिप्रेजेंट मेरी जो एंट्री, ये जो डेटा है ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर, ये जो डेटा डालूंगा ये आईडी के थ्रू। और हमने की पाथ में क्या डाला था, की पाथ में भी हमने डाला था आईडी। तो अब आपको लिंक समझ में आया कि की पाथ क्या था। की पाथ जाएगा आपकी ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर जो डेटा है, आपके ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर जो डेटा जो कि यहाँ पे मैं यहाँ से भरूंगा, उस डेटा के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका नाम भी सेम होना चाहिए। जो की पाथ का नेम था एंड देन यहाँ पे नेम था, ये सेम एक्सिस्ट करना चाहिए ताकि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर हर डेटा को। फाइन, तो इसलिए आईडी लिखा एंड देन यहाँ पे वीडियो आईडी, तो ये टर्म यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड देन नेक्स्ट चीज क्या करूंगा, वीडियो स्टोर डॉट स्टोर के अंदर डायरेक्टली मेथड होता है ऐड करके, ऐड के अंदर डाल दूंगा अपनी वीडियो एंट्री करके डाल दिया। एंड देन जो ये पार्ट है, मेरी जो डेटा है ये इस ऑब्जेक्ट जो वीडियो स्टोर है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे index.html करके यहाँ पे खोलता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट में जाते हैं हमारे डेटाबेस में, यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन में। उससे पहले यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एप्लीकेशन में आया, एप्लीकेशन में वीडियो के अंदर आप देख सकते हो इस जगह पे की पाथ है। तो मैं सबसे पहले मुझे अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो इस जगह पे मैं करता हूँ वीडियो को रिकॉर्ड। तो अभी के लिए मैं चेक करता हूँ एंड देन वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। तो अभी आते हैं इस जगह पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ एरर परफॉर्म हुआ, कंसोल में आता हूँ
शॉर्ट आईडी इज नॉट डिफाइंड, शॉर्ट आईडी इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं है डिफाइंड? यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट इस जगह पे शॉर्ट आईडी थी, राइट? शॉर्ट आईडी कहाँ पे है मेरी? मैंने कहाँ कॉल किया था अपनी आईडी को? इस जगह पे। क्या सिंटैक्स गलत है? चलते हैं अगेन, यहाँ पे शॉर्ट आईडी को कॉल किया, शॉर्ट आईडी अनपैक स्क्रिप्ट में शॉर्ट आईडी डिस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, डीबग ही तो करना है। यहाँ पे शॉर्ट आईडी लिखा, ठीक है, हमने आई शायद कैपिटल में दे दिया, अब परफेक्ट है। चीज़ों को देखेंगे, डीबग करेंगे, तब भी डेवलपमेंट हो पाएगा। फाइन, तो अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे जाते हैं अगेन, गैलरी को खोला, इंस्पेक्ट में ऑफकोर्स खाली पड़ा होगा मेरे एप्लीकेशन के अंदर, वीडियो खाली है। रिफ्रेश करता हूँ, कोई बात नहीं, अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो मैं थोड़ा शेक हुआ एंड देन रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। अभी आते हैं इस जगह पे, रिफ्रेश करते हैं तो ब्लो, ओके, तो कुछ स्पेलिंग एरर हो गया स्क्रिप्ट 39 में ये स्पेलिंग को बदल दिया। फाइन, तो अभी अगेन वीडियो को रिकॉर्ड किया, हिल गया एंड देन स्टॉप करता हूँ, आता हूँ इस जगह पे, रिफ्रेश करता हूँ अपने डेटाबेस को। आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री आ गई मेरी वीडियो वाली। यहाँ पे मेरे पास की कौन सी है, की पाथ में यहाँ पे क्या डाला मैंने, डाला आईडी एंड देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी वैल्यू में दो प्रॉपर्टीज, एक है मेरी ब्लॉब की डेटा, दूसरी है मेरी आईडी। तो इसने क्या किया, इसने की पाथ को ले लिया, की पाथ थी मेरी आईडी, तो इस डेटा के अंदर आईडी नाम की एक पैरामीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आईडी थी, इसकी जो वैल्यू है इसको लेके यहाँ पे डाल दिया, ताकि यूनिकली जो है अपने डेटा को डिफाइन कर सके, यूनिकली जो है रिप्रेजेंट कर सके। तो आई होप आपको ये की पाथ एंड देन इस चीज़ का रिलेशन समझ में आ गया। ये वाली आईडी जो है, अगर मैं यहाँ पे आईडी या फिर कुछ और लिखता हूँ, अगर मैं आईडी डाल ही नहीं यहाँ पे, अगर मैं आईडी को हटा देता हूँ एंड देन एक नई एंट्री बना देता हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ एंड देन स्टॉप कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे एरर देखना कि failed to execute add on id evaluating the object stores key path did not yield a value, that is did not yield a value, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई id नाम का जो की पाथ मैंने डेफिनेटली दिया था, जो कि आना चाहिए, वो टर्म था ही नहीं, तो फिर एरर तो देना ही था, राइट? आपको आई होप कि आपको ये की पाथ वाला रिलेशन समझ में आ गया। तो थोड़ी सी हमने कॉम्प्लेक्स बातें की थी, एक हो गई वर्जनिंग के ऊपर, दूसरी हमारी थी की पाथ के ऊपर। इसके अलावा तो कोई नहीं थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा आप अगर डायरेक्ट फ्लो देखोगे तो आप एक डेटाबेस को ओपन करोगे एंड देन अपनी जो इवेंट लिस्नर सक्सेस वाली वर्जनिंग की एंड देन अपग्रेड वाली वो ही चलेगी। तो सबसे पहले ओपन किया मैंने डेटाबेस, एक ऑब्जेक्ट स्टोर को मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे अपग्रेड में ही होगा, तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट स्टोर को क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया। तो ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पे आया अपनी जो डेटा है उसे ऐड करना है, मैं कहता हूँ ट्रांजैक्शन, रिमूव मॉडिफाई करना कहता हूँ मैं ट्रांजैक्शन। तो ये हमने ट्रांजैक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। सिमिलरली मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने इमेज को भी स्टोर करना चाहता हूँ, डाउनलोड की जगह मैं डायरेक्टली इसे स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस जगह पे सेम कोड आएगा, कुछ खास फर्क नहीं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, इस जगह पे URL करके एंड देन यहाँ पे डायरेक्टली URL लिख देता हूँ। फाइन, यहाँ पे डायरेक्टली URL रहने देते हैं एंड देन यहाँ पे इमेज URL है ना, URL के आगे इमेज URL किया एंड देन आईडी के अंदर यहाँ पे इमेज आईडी लिख देता हूँ, यहाँ पे इमेज आईडी। फाइन, एंड देन यहाँ पे DB ट्रांजैक्शन किस चीज़ का मुझे लेना है, इमेज। एंड देन सेकेंड जो पैरामीटर है वो क्या रहेगी, वो रहेगी रीड एंड राइट, क्योंकि मुझे डेटा को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर में किस चीज़ का लूँगा, मैं लूँगा इमेज का, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन किया इमेज का, तो इमेज का ही ऑब्जेक्ट मैं लूँगा ऑब्जेक्ट स्टोर। यहाँ पे आएगी इमेज आईडी आ गया, इमेज का URL आ गया, यहाँ पे इमेज स्टोर लिखूँगा, इमेज स्टोर एंड देन सेम इमेज स्टोर के अंदर ही मैं ऐड करूँगा अपनी, यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे आएगी वीडियो एंट्री के जगह पे यहाँ पे आएगी इमेज एंट्री लिखा, सेम यहाँ पे इमेज एंट्री को कर दिया। यहाँ पे किया मैंने अपनी इमेज एंट्री को। यहाँ पे आता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ, अपनी इमेज को फिल्टर के साथ लगा देता हूँ, इसको किया मैंने क्लिक एंड देन अभी आता हूँ
तो इमेज के अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी इमेज आ गई एक आईडी एंड देन यूआरएल के साथ। इसने की पाथ को पकड़ लिया, इस वाली आईडी के वैल्यू को यहाँ पे रख लिया ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। मैं आईडी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे आईडी डालता हूँ यहाँ पे बैकटिक्स में टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे लिख लूँगा IMG करके एंड देन इसके बाद डॉलर सिंबल के अंदर ये वाली चीज़, ठीक है, ताकि ये इमेज वाली आईडी मुझे रिप्रेजेंट हो जाए। एंड देन ऊपर भी VID करके लिख लूँगा ताकि मुझे पता चल जाए ये वीडियो की आईडी है। यहाँ पे इस जगह पे टेम्पलेट स्ट्रिंग खोला, VID हाइफन किया, डॉलर सिंबल में वीडियो की आईडी को रिप्रेजेंट कर दिया एंड देन बैकटिक से क्लोज भी कर दिया, ठीक है। तो अपनी डेटाबेस को एक बार डिलीट करके अगेन क्रिएट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डिलीट किया, फाइन। एंड देन इस एप्लीकेशन को अगर अगेन रिलोड करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं अपनी जो वीडियो है इसे करते हैं, अपनी जो वीडियो है रिकॉर्ड किया, अपनी जो कैमरा है इसे एक फ़ोटो भी ले लेने, ठीक है। अभी आता हूँ अपने एप्लीकेशन में, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, इमेज हो गई है, वीडियो हो चुकी है। अगर कंसोल में आता हूँ तो अपग्रेड भी हुई थी, सक्सेस हुई थी, राइट, उसके बाद सक्सेस हुई थी क्योंकि न्यूली हमने डिलीट करके न्यूली क्रिएट किया था। आता हूँ यहाँ पे इमेज एंड देन वीडियो का ऑब्जेक्ट स्टोर क्रिएट किया, वीडियो के अंदर एक एंट्री है एंड देन सिमिलरली मेरे इमेज के अंदर भी एक एंट्री है, फाइन, ग्रेट। और आपकी बार IMG एंड देन VID के साथ डाला गया है, ग्रेट। तो नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या परफॉर्म करनी है, नेक्स्ट चीज़ हमने डेटा को कैसे स्टोर करना है ये देख लिया हमने। अपनी डेटा को जो है इंडेक्स DB के ऊपर भी ओवरव्यू ले लिया एंड देन उसे कैसे स्टोर करना है वो वाली पार्ट भी हमने देख ली। तो नेक्स्ट टास्क मुझे परफॉर्म करना है कि मुझे अपनी इंडेक्स DB से रिट्रीव करके मुझे अपनी गैलरी को डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गैलरी को ओपन करने की काम करते हैं। यहाँ पे एक गैलरी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या करते हैं, गैलरी का स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे पहले एक आइकन ले लेता हूँ, गूगल मटेरियल आइकन्स करा, गूगल मटेरियल आइकन्स के अंदर गैलरी वाली जो सिंबल है उसे ले लेते हैं। यहाँ पे आया गैलरी, इस कलेक्शन को ले लेंगे, इसको कॉपी किया एंड देन इस जगह पे रख लिया, इंडेक्स में आया एंड देन गैलरी को यहाँ पे आउटलाइन हटा के यहाँ पे गैलरी, फाइन। तो यहाँ पे इंडेक्स script.js नहीं स्टाइल में, राइट, हम करेंगे स्टाइलिंग एंड देन उस एलिमेंट को उसकी अप्रोप्रिएट जगह पे रख देंगे। अप्रोप्रिएट जगह पे पहुँचाने के लिए स्टाइल को चूज़ किया, स्टाइल फाइल को ओपन करते हुए अपने एप्लीकेशन में गया एंड ये नीचे आ गया कलेक्शंस करके। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आउटलाइन तो रिमूव कर दिया था। इंडेक्स में आता हूँ तो मटेरियल आइकन्स है, यहाँ पे शायद CDN नहीं है, राइट, तो CDN लाना पड़ेगा। गूगल मटेरियल आइकन्स का CDN क्रिएट किया, यहाँ पे आया गाइड पे, यहाँ पे मेरा CDN पड़ा होगा नीचे, यहाँ पे है मेरा लिंक टैग, इसको लिया मैंने, इस टैग को यहाँ पे चिपका देता हूँ अपने इंडेक्स के फाइल में। टॉप में जाके अपने स्टाइल से पहले इसको चिपका दिया एंड देन अभी देख सकते हो यहाँ पे अभी मेरी जो आइकन है वो आ चुकी है लेकिन काफ़ी स्मॉल फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी जो मटेरियल आइकन्स की जो क्लास है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने डिस्क्राइब की है, इसको मैं ओवरराइड करूँगा अपने स्टाइल में, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी स्टाइल वाली जो फाइल है उसे बाद में लिखा है। इसके पहले लिखोगे तो आपकी स्टाइल जो है ओवरराइड नहीं होगी, जो लास्ट में होगा वही आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग थी उसके ओवरराइड करके यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं अपने style.css को नीचे लिखता हूँ एंड देन यहाँ पे ओवरराइड करूँगा किसको, अपनी जो ये वाली जो आइकन थी उसको। एंड देन यहाँ पे क्या थी, मटेरियल आइकन्स क्या करूँगा, अपनी इस कलर को कर दूंगा वाइट सबसे पहले, क्योंकि मैं इधर ब्लैक बैकग्राउंड में इसे लाऊंगा, वो तो आराम से ला दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट करके। पहले हम कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे डॉट मटेरियल आइकन्स किया एंड देन कलर लिखा, कलर डाल दिया वाइट, फाइन। एंड देन ये अभी के लिए हाइड के जैसा लग रहा होगा, मैं एक बार यहाँ पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे डॉट गैलरी करके अभी इसकी फंक्शनलिटी करते हैं। पोजीशन किया एब्सोल्यूट एंड देन राइट किया
5 रैम राइट से, एंड देन बॉटम से 10 रैम, बॉटम से 10 रैम। तो इसके ऊपर फॉन्ट साइज भी परफॉर्म करना है। फॉन्ट साइज लिख देता हूँ लार्जर, यहाँ पे एक्स लार्ज होता है राइट, एक्स लार्ज किया, यहाँ पे डबल एक्स लार्ज करता हूँ, एंड या फिर रैम में करते हैं, डबल एक्स लार्ज भी छोटा है, रैम में लिखते हैं समथिंग अराउंड 2 रैम राइट, 2 रैम किया मैंने, 3 वुड बी फाइन। एंड देन थोड़ी सी लेफ्ट और बढ़ा, राइट और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे करता हूँ 6 रैम, एंड देन बॉटम जो है इसे करते हैं समथिंग अराउंड 7 रैम किया। ठीक है, तो ये जगह, ये जो स्पॉट है ये परफेक्ट है इसके लिए। एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं जो CSS है, जो स्ट्रक्चरिंग है, इसके लिए एक अलग HTML फाइल लिख दूंगा, इसके लिए एक अलग से HTML फाइल लिख दूंगा। यहाँ पे आया, अपनी एक अलग सा फाइल बनाया, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, गैलरी डॉट एच टी एम एल लिखा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कोड डाला, यहाँ पे अभी के लिए गैलरी लिख देता हूँ, यहाँ पे अभी के लिए गैलरी लिख दिया। एंड देन दूसरी चीज़ आता हूँ यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे, एक यहाँ पे जब भी इसके ऊपर क्लिक करूँ, मैं डाइवर्ट हो जाऊँ, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग खोल देता हूँ, एक लोकल स्क्रिप्ट टैग में क्या लिखता हूँ, इसके अंदर लिखूंगा सिंपली, पहले उस वाले आइकन को सेलेक्ट कर देता हूँ, लेट गैलरी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर किया, डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड देन इसके बाद लिखा सिंपली डॉट गैलरी, एंड देन इसके ऊपर गैलरी के ऊपर जब भी एक ऐड इवेंट लिस्नर लगा दो कि इसके ऊपर क्लिक करने पे क्या करो, मुझे उस वाले HTML के फाइल के ऊपर ले चलो जहाँ पे उसकी डिजाइनिंग एंड देन स्ट्रक्चरिंग करी हुई है राइट। यहाँ पे क्या करूँगा, इसके लिए मेरे पास लोकेशन की एक जो ऑब्जेक्ट है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, विंडो के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। लोकेशन क्या करता है, आपकी जो यहाँ पे जो URL है ये ला सकता है, या फिर आपकी करंट जो लोकेशन है उसके नए URL पे रीडायरेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे करूँगा, अपनी लोकेशन को असाइन करूँगा, किसको असाइन करूँगा, अपनी डॉट रिलेटिव पाथ में गैलरी वाली फाइल लिख देता हूँ, डॉट गैलरी डॉट HTML। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस जगह को क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक किया मैंने, इसको क्लिक किया तो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इजेड इंडेक्स, यहाँ पे इजेड इंडेक्स की दिक्कत है, क्योंकि ये अभी दिखने में तो ऊपर नहीं है, अगर मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो ये नीचे वाले है, तो ये इस लेयर के अंडर में है राइट, तो मुझे इसे ऊपर लाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे इसके लिए इजेड इंडेक्स बदल देंगे, इजेड इंडेक्स लिखा मैंने समथिंग 2 लिख देते हैं, अगर 2 लिख देता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो मैं अपनी गैलरी वाली HTML वाली फाइल पे आ चुका हूँ। मैं अपनी गैलरी अगर बैक करता हूँ तो वापस चला जाऊँगा, फाइन। एंड देन मैं यहाँ पे आने पे मैं अपनी जो ये है, ये होवर करने पे ये वाली चीज़ भी चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये किया, एंड देन इसको रीलोड करता हूँ, क्लिक किया, तो ये जो आपने देखा टाइप वाले आइकन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कर्सर पॉइंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करता हूँ, कर्सर पॉइंटर इन स्टाइल में आया, डॉट गैलरी के ऊपर जब भी होवर करो क्या करो, अपनी कर्सर जो है उसे कर दो पॉइंटर के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक और चीज़, वापस जाते हैं इस जगह पे, एंड देन यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसी जगह से हमें वापस रीडायरेक्ट करना है। अगर ये बैक कर जाओ तो ये अपनी जो स्टोरेज थी वो फाइल्स खो बैठेगा। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे भी अपनी गैलरी में भी एक बटन ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे गैलरी में यहाँ पे एक बटन भी डाल देते हैं कि इसके थ्रू हम बैक उसके ऊपर जा सके। तो यहाँ पे सिंपली गैलरी के अंदर एक बैक बटन लिखा, तो div डॉट बैक एंड देन बैक लिखा इसके अंदर, फाइन। तो यहाँ पे इसके लिए भी स्टाइल के लिए अलग से एक फाइल बना देते हैं, गैलरी डॉट CSS, एंड देन इसके अंदर भी वही बेसिक स्टाइलिंग आएगी, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, एंड देन बॉडी कर दो, इसकी मार्जिन कर दो 0 बाय डिफ़ॉल्ट, एंड देन पैडिंग कर दो 0
बाय डिफ़ॉल्ट अपनी CSS को प्रोसीड करने से पहले। एंड देन यहाँ पे डॉट बैक करके बैक के लिए कुछ स्टाइलिंग लिख दो। लेट्स से विड्थ कर देते हैं कुछ 5 एंड देन हाइट कर देते हैं कुछ 5 एंड देन बॉर्डर रेडियस कर दो सर्कल का कुछ 50% कर दो। एंड देन बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक का, बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक का। एंड देन इसकी कलर कर दो वाइट का, टेक्स्ट का कलर हो जाएगा वाइट। आई होप इसको रिलोड करता हूँ तो कुछ असर पड़ा नहीं, क्योंकि हमने लिंक ही नहीं किया, लिंक करा नहीं तो कैसे काम आएगा। यहाँ पे आता हूँ अपनी गैलरी के और HTML में, यहाँ पे अपनी CSS वाली फाइल को लिंक करता हूँ, इसको बदल के /गैलरी.css लिखा, इसको हटाया, यहाँ पे आ गई मेरी ब्लैक। ये क्योंकि ये काफ़ी मेरी टेक्स्ट जो है ऊपर नीचे है, तो इसे बदलने के लिए क्या करूँगा, गैलरी के CSS में जाके इसको कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स किया। एंड देन जस्टिफाई कंटेंट, ताकि टेक्स्ट को भी सेंटर ला दूँ। एंड देन अलाइंग आइटम्स कर दो, इसको भी सेंटर कर दो। फाइन, अभी जो है ये परफेक्ट पोजीशन में है। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, gallery.html में इसे वापस रिडायरेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक लोकल स्क्रिप्ट टैग लिख दूंगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट टैग में लेट किया एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे बैक वाली एलिमेंट, राइट, तो बैक एलिमेंट लिखा। एंड देन यहाँ पे एक्सेस करता हूँ अपनी बैक वाली एलिमेंट को, यहाँ पे लिखा मैंने बैक। फाइन, यहाँ पे थोड़ी इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे बैक को एक्सेस किया। एंड देन बैक एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि इस पे एक इवेंट लिसनर लगा दिया। इवेंट लिसनर क्या होगा, इस पे आएगा क्लिक का, कि जब भी तुम क्लिक करोगे यहाँ पे इवेंट के ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेम वही लोकेशन का लोकेशन कर दूंगा, इसको चेंज लोकेशन डॉट असाइन कर देंगे। इसके ऊपर क्या डालूंगा, रिलेटिव पाथ index.html डाल दूंगा। बस index.html डाला, हमारा काम खत्म। तो इसको बंद कर देते हैं, खोलते हैं अगेन थ्रू हमारा यहाँ पे जो index.html है, इस पे खोल के इसके थ्रू हम आगे पीछे होके देखते हैं। यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, इसको खोला, इस जगह को दबाया, गैलरी को खोला, बैक पे आया तो बैक से अगेन किया तो वापस इस जगह पे आ गया, यहाँ पे गैलरी। फाइन, तो यहाँ पे भी बदल देता हूँ कर्सर पॉइंटर को, बैक पे होवर करने पे style.css में आ गया gallery.css, राइट, gallery.css में आया। बैक के ऊपर होवर करोगे तब क्या करना, इसकी कर्सर कर दो पॉइंटर, इसकी कर्सर कर दो पॉइंटर। फाइन, ठीक है, तो यहाँ पे गैलरी हटा दो, HTML में ये जो टर्म है गैलरी हटा दिया। ये थी एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट में यहाँ पे डाल देंगे कहीं राइट कॉर्नर में। तो यहाँ पे सिंपली gallery.css एंड देन यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड कर दो, इसका बैक की पोजीशन जो है इसको पोजीशन कर दो फिक्स्ड। बॉटम कर दो एक 5M एंड देन राइट कर दो एक 5M, बॉटम एंड देन राइट 5M करके यहाँ पे इस जगह पे फिक्स रह जाएगा। इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, बॉटम से एक 4M दे दें। अभी परफेक्ट है, अभी ये जगह परफेक्ट है, यहाँ से करते रहेंगे। एंड देन इस जगह पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, इस जगह पे हम अपनी जो गैलरी वाली स्ट्रक्चर है उसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, एक गैलरी का कंटेनर बनाऊंगा। उस कंटेनर के अंदर क्या स्टोर करूंगा, अपनी जो भी मीडिया वाली फाइल्स होगी, जो वीडियो होगी एंड देन अपनी जो इमेजेस होगी, वो सारा कुछ स्टोर इसके अंदर होगा। यहाँ पे div डॉट गैलरी कंटेनर लिखा एंड देन इसके अंदर इसके गैलरी कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो डॉट गैलरी कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर देते हुए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, सिर्फ टेम्पररी कलर लाइट ब्लू। डॉट गैलरी काउंट नहीं हुआ, gallery.html में आया, डॉट गैलरी काउंट है ना, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो बॉडी में आया गैलरी काउंट,
इसकी बैकग्राउंड, अच्छा हाइट विथ नहीं दिया, इसको हाइट विथ देना पड़ेगा। तो विथ दे देता हूँ इसके अंदर, पहले कुछ अभी के लिए टेम्परेरी हाइट विथ देता हूँ 100 VH हाइट कर देता हूँ 100 VH एंड देन विथ करता हूँ 100 VW, विथ करता हूँ 100 VW। मिन हाइट दे देता हूँ कि हाइट इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है, हाइट इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है, इसलिए मिन हाइट दे दिया। मिनिमम हाइट, मिन हाइट क्या है, मिनिमम हाइट। तो ये हो गया मेरा लाइट ब्लू। कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा यूआई पर्सपेक्टिव से भी हम काम करते रहें। तो यहाँ पे आया, कोई लाइट सा कलर उठा लेते हैं, जैसे कि हो गया ये, यहाँ पे इस कलर को उठाया, कॉपी करके यहाँ पे अटैच कर देते हैं, इस कलर को रिमूव करके यहाँ पे इसको डाल दिया। फाइन, ये वाली कलर जो है परफेक्ट है, ज़्यादा कुछ फैंसी कलर नहीं है, सिंपल एक नीट कलर है। तो अभी गैलरी डॉट एचटीएमएल में मैं क्या करूँगा, अपनी मीडिया एलिमेंट की जो स्ट्रक्चर रहेगी उसे डालूंगा। उसे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, div डॉट, एक तो होगी मेरी मीडिया वाली, एक है मेरी मीडिया कंटेनर, एक है मेरी मीडिया कंटेनर। उसके अंदर क्या क्या आएगी, एक थी मेरी मीडिया, एक थी मेरी खुद इमेज या फिर वीडियो, उसके बाद थी डिलीट बटन एंड देन उसके बाद थी डाउनलोड वाली बटन। तो यहाँ पे div डॉट मीडिया आएगा, यहाँ पे मीडिया आएगा एंड देन div डॉट डाउनलोड एंड देन div डॉट डिलीट, div डॉट डिलीट लिखा, फाइन, div डॉट डिलीट एंड देन div डॉट डाउनलोड। तो यहाँ पे इसकी भी स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे डॉट मीडिया कंटेनर लिखा, हाइट कर देते हैं 15 रेम की एंड देन विथ भी कर देते हैं 15, विथ को बदला टू समथिंग अराउंड 15 रेम एंड देन इसकी बॉर्डर दे देते हैं, कुछ बॉर्डर देता हूँ समथिंग 10 पिक्सल सॉलिड वाइट दे देता हूँ, 10 पिक्सल सॉलिड वाइट। एंड क्या करते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत अभी के लिए दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन विजिबिलिटी के लिए दे देते हैं, ताकि तभी इजी एक स्ट्रक्चरिंग हमें समझ में आएगी। तो मीडिया कंटेनर, यहाँ पे गैलरी डॉट एचटीएमएल में किया मीडिया कंटेनर, मीडिया कॉन्ट है, सही है। तो गैलरी डॉट CSS में ये मैंने CSS कहाँ पे लिखा, मैंने लिख दिया शायद इस जगह पे, तभी ये स्टाइल डॉट CSS, ये सारा कुछ गैलरी डॉट होवर वो सही है। सिर्फ मीडिया डॉट कंटेनर जो है ये लिखूंगा अपनी गैलरी के CSS में, मीडिया कंटेनर लिखा, तो ये अब विजिबिलिटी में आ चुका है, फाइन। तो नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, यहाँ पे ऐड करनी है मुझे एक डाउनलोड वाली बटन। तो यहाँ पे इसे ऊपर करते हुए डाउनलोड के लिए हाइट होगा एक 2 रेम की हाइट दे देते, एक 2 रेम की हाइट एंड देन इसकी बैकग्राउंड कलर करता हूँ समथिंग ब्राउन, डाउनलोड या फिर ब्लैक कर देते हैं, इसको किया ब्लैक। डॉट डिलीट की भी हाइट कर देते हैं, हाइट किया 2 रेम एंड देन इसको एक्शन बटन लिख देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर CSS होगी तो दोनों के लिए एक्शन लिख देता हूँ, एक्शन BTN। यहाँ पे सेम CSS है तो एक ही टर्म लिखो, रिपीटेटिवली बार बार क्यों लिख रही हो, क्लास वैसे भी मल्टीपल क्लास ऐड कर सकते हो, सिमिलर क्लासेस को एक ही में रिप्रेजेंट कर दो। इसको रिमूव किया, बस कलर बदलेगी, डिलीट की यहाँ क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर कर दो रेड की, डिलीट के लिए बैकग्राउंड कलर रेड, पूरा रेड नहीं, थोड़ा सा शेडी रेड दूंगा, तो ये वाली कलर परफेक्ट रहेगी। इसको हटाया, यहाँ पे एक्शन BTN करके अलग से लिखता हूँ, डॉट एक्शन BTN लिखा एंड देन यहाँ पे हाइट किया 2 रेम का एंड देन उसके बाद टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर, गैलरी डॉट HTML के अंदर आया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आएगी, डिलीट बटन के अंदर डिलीट एंड देन यहाँ पे डाउनलोड फाइन एंड देन आता हूँ गैलरी डॉट CSS में, अपनी कलर को कर देता हूँ, एक्शन बटन में कलर आएगी कलर वाइट, फाइन एंड देन डिस्प्ले फ्लेक्स करके एलिमेंट को अपनी जो कंटेंट है उसे सेंटर में लाते हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइंग आइटम्स अलाइंग ट्रैक्स नहीं, अलाइंग आइटम्स सेंटर।
एंड देन ये आ गई टॉप में। मुझे टॉप में चाहिए थी अपनी मीडिया वाली एलिमेंट, उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी मीडिया वाली एलिमेंट के लिए हाइट सेट करूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ डॉट मीडिया, मीडिया के अंदर क्या हाइट आएगी, उसकी हाइट आएगी, उसके लिए कैलकुलेट कर दो। 2 की तो हाइट सेट हो चुकी है, तो 100% माइनस क्या करो 2 रैम, एक है डिलीट बटन की, एक है 2 रैम डाउनलोड बटन की। फाइन, तो इसकी हाइट मैंने सेट कर दी। एंड देन बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि पता चल जाए क्या दिक्कत है। ऑरेंज सेट कर दिया। आप देख सकते हो इतनी है इसकी मीडिया वाली जो एलिमेंट है, ये वाली कलर। तो इसको हटा लेते हैं, अभी के लिए शायद ज़रूरी नहीं है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे क्या करना है, ये है डिस्प्ले फ्लेक्स है क्या, मुझे इसको सेंटर में लाना है, राइट। तो मेरी जो गैलरी कंटेनर है इसको करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। एंड देन क्योंकि ये सभी एक लाइन में मैं नहीं चाहता रैप हो जाए, तो फ्लेक्स रैप कर देते हैं, रैप, फ्लेक्स रैप किया, रैप। एंड देन ऑल्सो जस्टिफाई कंटेंट जो है इसे कर देते हैं सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट को किया सेंटर में। एंड देन इसके अराउंड मार्जिन भी प्रोवाइड करते हैं, हर एक एलिमेंट के मार्जिन के लिए मीडिया कंटेनर के अराउंड मार्जिन देता हूँ, मार्जिन, ये मार्जिन समथिंग 2 रैम दे देते हैं। यहाँ पे किया 2 रैम, इतना जो स्पेस है काफ़ी रहेगा, इस हिसाब से ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ रहेगी इसके अंदर जो मीडिया आएगी एंड जितने भी ये मीडिया कंटेनर रहेंगे, ये कैसे आएगा, ये आएगा मैं एक्सेस लूंगा अपने इंडेक्स डीबी के थ्रू। इंडेक्स डीबी से एक्सेस लेके जो कंटेंट है जितना पड़ा है उसको लेके इसके बाद यहाँ पे इनिट कर दूंगा, इसके बाद इसके अंदर डाल दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी गैलरी वाली फाइल्स में। तो gallery.html के ऊपर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसके ऊपर मैं सबसे पहले अपनी डीबी की एक्सेस देना चाहता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐसा सी लिखा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे भी डीबी की एक्सेस हो। डीबी के एक्सेस के बगैर आप अपनी जो फाइल रन करना चाहते हो रन नहीं होगी। तो यहाँ पे अपनी गैलरी की जो फंक्शनलिटी ले उसके लिए मैं एक अलग सा फाइल लिखता हूँ, उसके लिए लिखूंगा gallery.js, उसके लिए लिखता हूँ gallery.js। फाइन, यहाँ पे gallery.js के अंदर आया। सबसे पहले चीज़ मुझे चेक करना है इफ़ db, आपकी db है तो कुछ काम करना है। एंड देन यहाँ पे करता हूँ console.log, पहले सबसे पहले यहाँ पे, या फिर इससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हमारी console.log काम कर रही है या नहीं। console.log किया एंड देन हेलो करता हूँ, हेलो फ्रॉम गैलरी। देखते हैं क्या इतना पोर्शन हमारा जो है वर्किंग में है या नहीं। gallery.html में लिंक किया, नहीं किया, लिंक कर देता हूँ, लिंक के साथ ही ./gallery.js। फाइन, अभी जो पार्ट है ये लिंक हो चुका है। अभी मैं आता हूँ एंड देन इसको रीलोड करते हैं। इंस्पेक्ट यहाँ पे खुला हुआ है, इसको खोल के यहाँ पे कंसोल करता हूँ, तो यहाँ पे हेलो फ्रॉम गैलरी करके आ गया, हेलो फ्रॉम गैलरी आ चुका है। इसको यहाँ पे खोल देता हूँ इस पार्ट को। एंड देन अपनी gallery.js में जाता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि गैलरी खुला हुआ था इसलिए हमारे गैलरी आ गया। मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा अपने इंडेक्स वाले फाइल से। तो इसको क्लोज करते हुए इंडेक्स वाले फाइल से एक बार स्टार्ट करते हैं। एंड देन अपनी बैक एंड फ्लो मोशन देख के उसके बाद काम करेंगे। यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, ये खुल गया हमारा। इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे डीबी वाली काम क्या परफॉर्म हुई, ऑफ कोर्स हुई, डीबी सक्सेस आ गया। ऑलरेडी डेटाबेस था, इसने डायरेक्टली सक्सेस इवेंट ट्रिगर कर दिया। अभी मैं जाता हूँ अपनी गैलरी वाली फाइल पे, यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे हेलो फ्रॉम गैलरी भी आ गया, हेलो फ्रॉम गैलरी आ गया। उसके बाद डीबी जो है वो सक्सेस आ गई। फाइन, तो अभी जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट वाली जो अभी यहाँ पे index.html, यहाँ पे इसको इंडेक्स को बंद करते हुए, स्क्रिप्ट को बंद करते हुए डायरेक्टली गैलरी पे ऊपर जो काम करना है उसे परफॉर्म करते हैं। फाइन, तो गैलरी को परफॉर्म करते हुए सबसे पहले चीज़ यहाँ पे भी मैं लिखूंगा इफ डीबी, अगर मेरी डीबी एक्सेस करती है तभी मुझे कुछ काम जो है वो परफॉर्म करना है, तभी मुझे कुछ काम परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लेऊंगा सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन। मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी जो डेटा है उसे रिट्रीव ही करना है, यहाँ पे भी डेटा जो है उसे रिट्रीव करना है। उसके लिए सारी वीडियोस एंड देन सारी इमेजेस लूंगा। सबसे पहले सभी वीडियोस लूंगा, वीडियोस रिट्रीवल, एंड देन क्या करूंगा उसके बाद इमेजेस रिट्रीवल।
उसके बाद करूँगा सिंपली अपनी इमेजेस वाली को रिट्रीवल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन करते हैं, लेट डीबी ट्रांजैक्शन किया इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ डीबी डॉट ट्रांजैक्शन, डीबी का एक्सेस मिल गई तो ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। पहली मैं ट्रांजैक्शन लेना चाहता हूँ वीडियो की ट्रांजैक्शन ले लिया इस जगह पे। उससे पहले यहाँ पे वीडियो की एक स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे वीडियो वाले एलिमेंट है तो उसकी हाइट विड्थ हमने सेट नहीं की थी, हमने यहाँ पे मीडिया वाली जो एलिमेंट है उसके लिए हाइट विड्थ सेट नहीं की थी, उसके लिए भी स्ट्रक्चरिंग करके ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आता हूँ gallery.html में, मीडिया के अंदर क्या आएगा, इफ़ सपोज यहाँ पे आता है वीडियो वाली एलिमेंट, तो वीडियो के अंदर कुछ सोर्स फाइल, कुछ इमेजेस को रैंडमली प्ले करके देखते हैं। दैट इज मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आता हूँ, यहाँ पे खोलता हूँ अपनी, यहाँ पे एक रैंडम वीडियो को डाल देते हैं। यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाता हूँ, जो वीडियो यहाँ पे स्ट्रीम हुई है, यहाँ पे स्ट्रीम को लेके अपने कोड में डाल देते हैं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं स्ट्रीम को, फाइन, एंड देन इस चीज़ को लिंक करेंगे हमारे एसआरसी के। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या डालता हूँ, सिंपली ये वाली स्ट्रीम को ले लेता हूँ एंड देन इसको खोल के देखता हूँ, तो आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ी वीडियो है, हमारे साइज़ के अंदर फिट नहीं आई। यही डर था मुझे, इसलिए मैंने इसे तुरंत वेरीफाई कर लिया कि क्या मेरी मीडिया जो है एक्सेस करने से पहले फिट आएगी या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मीडिया की विड्थ करूँगा 100% एंड देन हाइट करूँगा अपने पेरेंट जितनी, कि उससे बाहर ना जाओ, उसके लिमिट के अंदर ही रहो। तो यहाँ पे क्या मीडिया नहीं, मेरी मीडिया नहीं आएगा, मेरी वीडियो आएगी, या फिर डॉट मीडिया के अंदर जो भी आएगा, मीडिया के अंदर जो भी आएगा उसको दे दो ये चीज़। मुझे पता नहीं वीडियो आएगा इमेज आएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हटाया इस बैकग्राउंड कलर को, अभी ये परफेक्ट है। लाइट ग्रीन को भी हटाते हैं, ये अभी परफेक्टली सेट हो चुका है, फाइन। यहाँ पे gallery.html में HTML के अंदर यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ गैप दिख रही है, उस गैप को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। दैट इज आपकी वीडियो के बीच में यहाँ पे कुछ गैप दिख रही है ना, उसको आपको फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली gallery.css में मीडिया के अंदर क्या करना, ऑब्जेक्ट फिट करके एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर सिंपली फिल डाल दोगे तो ये जितना भी स्पेस है उतना ये कंज्यूम करके, एंड देख लो कि ये जो पूरा का पूरा है ये ऑक्यूपाई कर चुका है। एंड देन मैं अभी ये जो वीडियो है ये प्लेड मोशन में नहीं है, मैं क्या करूँगा gallery.html में इस वीडियो के सामने क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट होती है ऑटो प्ले करके, यहाँ पे डाल दूंगा ऑटो प्ले हो जाओ, एंड देन लूप भी करते रहो, एंड देन अपनी जो वीडियो है लूप भी करो, एंड देन ऑटो प्ले। तो देख सकते हो ये अपने आप प्ले हो रहा है मेरा वीडियो इस जगह पे, फाइन। तो ये हमने देख लिया, इस तरह का मेरा स्ट्रक्चर रहेगा। तो मैं ना स्ट्रक्चर पहले डिफाइन कर देता हूँ एंड देन उसके ऊपर फंक्शनैलिटीज आराम से इंप्लीमेंट करता हूँ। तो आते हैं अपने फंक्शनैलिटीज के ऊपर। फंक्शनैलिटीज में क्या काम था, सबसे पहले हमें वीडियोस रिट्रीवल करनी थी। तो वीडियोस रिट्रीवल के लिए हमने ट्रांजैक्शन किया वीडियो के साथ, वीडियो वाली ऑब्जेक्ट को लिया, वीडियो स्टोर लिखता हूँ, वीडियो स्टोर लिखा इस इक्वल टू db ट्रांजैक्शन डॉट ऑब्जेक्ट स्टोर, जैसे हमने पहले ट्रांजैक्शन किया था सेम सिंटैक्स है। यहाँ पे आ जाएगा वीडियो, एक पैरामीटर हम मिस कर रहे हैं ऊपर। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ रीड ओनली करना चाहते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ रीड ओनली चाहते हैं, कोट्स में डबल कोट्स में आ गया, फाइन। तो यहाँ पे रीड ओनली किया। इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे वीडियोस हैं सारा कुछ मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली लेट, यहाँ पे उससे पहले वीडियो स्टोर के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, गेट ऑल, वीडियो स्टोर में गेट ऑल करना चाहता हूँ। अपनी जितने भी वीडियो वाली डेटास हैं उन सभी को ले लो। उसके लिए मुझे रिटर्न में क्या मिलेगी, एक वीडियो रिक्वेस्ट मिलेगी, एक वीडियो की रिक्वेस्ट मिलेगी, राइट। एंड देन उस रिक्वेस्ट के लिए ये एक इवेंट वाली, ये एक इवेंट ड्रिवन होगी। यहाँ पे ये क्या होगी, इवेंट ड्रिवन। दैट इज जब ये काम हो जाएगा उसके बाद ये मेरी एक इवेंट लिसनर सक्सेस के नाम पे ये ट्रिगर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वीडियो रिक्वेस्ट डॉट ऑन सक्सेस लिख सकते हो। एक और सिंटैक्स, ये सिंटैक्स में भी हम लिख के देख लेंगे ताकि हमें ये सिंटैक्स भी आ जाए। तो ऑन सक्सेस लिखा मैंने, यहाँ पे इवेंट का ऑब्जेक्ट एंड देन यहाँ पे एक
कॉल बैक। तो यहाँ पे आ गया हमारा कॉल बैक। तो जब भी ये जो गेट ऑल करेगा, ये जितना भी डेटा है हमारे वीडियो वाले ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर, जब भी वो डेटा लेके आएगा तो ये ऑन सक्सेस वाले इवेंट को क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा। तो इमीडिएटली मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे वीडियो वाली रिजल्ट मिल जाएगी, वीडियो की रिजल्ट मिल जाएगी, उसकी एक ऑब्जेक्ट वीडियो या फिर वीडियो रिजल्ट की, यहाँ पे वीडियो रिजल्ट मिल जाएगी। तो वीडियो रिजल्ट के अंदर मुझे क्या, किसके थ्रू एक्सेस मिलेगा, जो रिक्वेस्ट किया था, जिसने भी रिक्वेस्ट किया था उसके रिजल्ट में आ जाएगा मेरा रिजल्ट। यहाँ पे वीडियो रिक्वेस्ट की रिजल्ट सक्सेस होने के बाद इसके रिजल्ट वाले प्रॉपर्टी में आ जाएगा जो कुछ भी मुझे चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास अभी वीडियो रिजल्ट में मेरा डेटा आ गया होगा। कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं वीडियो रिजल्ट को, वीडियो रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पे आता हूँ इंस्पेक्ट में कंसोल डॉट लॉग एंड इसको अगेन एक बार रिलोड करते हैं, इसको रिलोड किया। अगर मैं जाता हूँ अपने एप्लीकेशन में, अपनी वीडियो एक पड़ी हुई है लेकिन कंसोल में ये इस जगह पे आया क्यों नहीं, मैं अगेन वापस जाता हूँ एंड देन इसको कॉपी करके एक न्यू फाइल में भी क्लियर कर देते हैं। देखते हैं कि यार अब भी क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है। इसको खोलते हैं गैलरी को, इंस्पेक्ट किया मैंने इसे, कंसोल डॉट लॉग खोल किया, कंसोल में कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन एप्लीकेशन में जाता हूँ तो मेरी वीडियो जो है पड़ी हुई है, मेरे पास एक वीडियो भी है, एक इमेज भी है। तो मैंने अभी एक्सेस किया वीडियो, लेकिन वीडियो जो है उसका ऑब्जेक्ट मेरे पास आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपकी जो पेज यहाँ पे लोड हो रही है ना, ये जो पेज लोड हो रही है इसका कुछ टाइम लगता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस टाइम को घुमाने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा एक सेट टाइम आउट कर लूँगा, एक डमी सेट टाइम आउट कर लूँगा, ताकि ये जो मेरा टाइम ट्रैवल हो ये यूज़र को पता भी ना चले, इस तरह का टाइम हो। एंड देन मेरे को डॉक्यूमेंट का जो फ्लो है वो भी यहाँ पे लोड हो जाए, डॉक्यूमेंट का जो फ्लो है वो भी लोड हो जाए। अगर मैं इस केस में आता हूँ यहाँ पे, अभी आके देखता हूँ, अभी मैंने किया रिलोड एंड देन अभी देखता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो आ चुका है। इसमें आप देख सकते हो आपकी जो डेटा थी वो आ गई, राइट। तो ये एक छोटा सा तरीका मैंने यूज़ किया था इस चीज़ को करने के लिए। तो अभी हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था एक एरे, एरे के अंदर हमारे पास था डेटा, पूरा का पूरा डेटा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट था, इसलिए डायरेक्टली वो एक एलिमेंट आ गया, फाइन। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिजल्ट में मेरे पास है वो एरे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वीडियो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वीडियो रिजल्ट के साथ, वीडियो रिजल्ट के साथ यहाँ पे लूप लगाऊंगा डॉट फॉर ईच करके। एंड देन यहाँ पे क्या लूंगा, एक उसका ऑब्जेक्ट, तो वीडियो का ऑब्जेक्ट लिया एंड देन उसके अंदर क्या क्या रहेगा, वीडियो ऑब्जेक्ट में मैंने एंट्री कैसे स्टोर की थी। अगर आप इस जगह पे देखोगे जहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल को भी लेके आता हूँ, एंड देन इस जगह पे मैंने कैसे स्टोर किया था, मैंने स्टोर किया था आईडी एंड देन ब्लॉब डेटा। तो मुझे चाहिए ब्लॉब का डेटा, तो मैं क्या करूँगा, db.js, यहाँ पे gallery.js, db.js को क्लोज किया, तो यहाँ पे वीडियो ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी भी होगा एंड देन ब्लॉब का डेटा भी होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली जो मीडिया वाली जो ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग थी ये सेट करना है। तो सबसे पहले मुझे ये स्ट्रक्चर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे gallery.js में वो स्ट्रक्चर डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले मैं उस मीडिया एलिमेंट को क्रिएट करूँगा, डॉट मीडिया एलिमेंट लिखा एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सिंपली क्रिएट एलिमेंट करूँगा एंड देन क्या क्रिएट करूँगा, एक डिव क्रिएट करूँगा, एक डिव को क्रिएट किया एंड देन मीडिया एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट किया, किसको, क्लास को, इसकी क्लास को लिखा मैंने, क्या लिखा यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया कंटेनर, मीडिया कॉन्ट लिखा, फाइन। एंड देन दूसरी चीज, इस मीडिया एलिमेंट की आईडी भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक यूनिक आईडी है तो इसको भी सेट कर लेते हैं। तो सेट एट्रीब्यूट किया, यहाँ पे आईडी लिखा एंड देन यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिंपली मेरे पास जो आईडी पड़ी हुई है वीडियो ऑब्जेक्ट की डॉट आईडी, वीडियो ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, फाइन। एंड देन मैं चाहता हूँ इसकी इनर जो भी आएगी उसको मैं डायरेक्टली इनर एचटीएमएल करके वो वाला जो कोड है उसे कॉपी करके पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पे इनर एचटीएमएल आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन डाल के gallery.html में जाके ये सारा कुछ ऐसे ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। gallery.js में गया, इनर HTML के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फाइन। यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देते हैं एंड देन वीडियो वाले को थोड़ा अंदर ले लेंगे, फाइन। एंड देन
यहाँ पे SRC के अंदर हमारे पास चेंज होगा। यहाँ पे क्या आएगा, इस SRC एट्रीब्यूट में मैं लूंगा अपना URL। उससे पहले मुझे अपनी URL को एक्सेस करनी पड़ी, तो यहाँ पे लिखा हूँ लेट URL इज इक्वल टू वीडियो ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे क्या थी हमारे पास, वीडियो ऑब्जेक्ट थी ना। वीडियो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था हमारे पास, ब्लॉब डेटा, ब्लॉब की डेटा थी। ब्लॉब की डेटा को URL में कन्वर्ट करने के लिए, ब्लॉब को URL में कन्वर्ट कैसे करें, हमारे पास था ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, उसके थ्रू हम एक्सेस कर लेंगे एक URL। एंड देन यहाँ पे डॉलर में हम कर देंगे अपने टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर URL करके लिख दिया। एंड देन इस जगह पे मेरी जो URL लग जाएगी। एंड देन वीडियो एलिमेंट में ये ऑटो प्ले होके लूप होता रहेगा। फाइन। तो अभी इस पार्ट को मुझे अपेंड करना है, तो मुझे किसके अंदर डालना है, मैंने एक मीडिया का एलिमेंट बना लिया, एक मीडिया का एलिमेंट मैंने एक्सेस कर लिया। ऐसे जितने भी डेटा रहेंगे मेरे ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर उतने सारे क्रिएट होके मुझे क्या करना है, मुझे अपेंड करना है किसके अंदर, अपनी जो मेन पैरेंट है गैलरी के अंदर। यहाँ पे उसे एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट गैलरी कंटेनर, यहाँ पे लेट गैलरी काउंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। एंड देन क्या 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 सेलेक्ट करूँगा, अपनी गैलरी की कंटेनर को, गैलरी के कंटेनर को सेलेक्ट किया। एंड देन गैलरी काउंट डॉट अपेंड चाइल्ड किसे करूँगा, अपेंड चाइल्ड करूँगा अपनी मीडिया एलिमेंट को, डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड हो जाएगा मेरा मीडिया का एलिमेंट, मीडिया एलिमेंट को अपेंड किया। फाइन। तो इसके थ्रू अगर मैं आता हूँ इस जगह पे अभी, तो दो वीडियोस है वो आ चुकी है। अगर आप देखोगे तो मेरी 2 वीडियोस हैं, एक तो मेरी स्ट्रक्चरिंग है उसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे आके gallery.html से ये रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मेरी ब्लैंक एक ही होगी। अभी मैं अगर देखता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही रहेगी। फाइन। तो अगेन इस जगह पे आते हैं एंड देन gallery.js में गया, तो यहाँ पे लूप ऑटो प्ले सब कुछ लगा है। तो मैंने क्या कर दिया, वीडियो वाले का सब कुछ रिट्रीवल कर दिया। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली इसको कॉपी करके ही इसके अंदर ही मॉडिफाई करूंगा, किसे, अपने इमेज वाले रिट्रीवल को। यहाँ पे पेस्ट किया, इसको हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ ये कमेंटिंग यहाँ पे कि इमेजेस भी पहले रिट्रीव कर दो, वीडियोस भी पहले रिट्रीव कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पे DB ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्या आएगा, मेरा आएगा लाइन बाय लाइन, हम सिर्फ चेंज करेंगे, सिर्फ हम छोटा छोटा चेंज करेंगे। यहाँ पे इमेज को ट्रांसफर करना है, रीड ओनली होगा, इमेज स्टोर होगा, उसके थ्रू मुझे क्या ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट स्टोर चाहिए इमेज का। यहाँ पे क्या आएगा, इमेज वाली रिक्वेस्ट है मेरी इमेज की। यहाँ पे इमेज स्टोर लिखा, इमेज स्टोर के अंदर से जितना भी है ले लो। एंड देन यहाँ पे आएगा इमेज रिक्वेस्ट, जब भी सक्सेस होगा ऑन सक्सेस, आप क्या करो, इमेज रिक्वेस्ट के अंदर से क्या ले लो, इमेज की रिजल्ट एट्रीब्यूट से इमेज रिजल्ट मिल जाएगी। गैलरी कंटेनर एक्सेस करना ही है, इमेज रिजल्ट के ऊपर लूप लगाया, यहाँ पे आ गया इमेज ऑब्जेक्ट आएगा। इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मीडिया एलिमेंट बनाना है, एट्रीब्यूट सेट करूंगा, यहाँ पे बस इमेज ऑब्जेक्ट सेट किया, इमेज ऑब्जेक्ट की ID। एंड देन यहाँ पे ऑलरेडी URL पड़ा हुआ है, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, इमेज ऑब्जेक्ट डॉट URL करता हूँ। फाइन। एंड देन इस जगह पे URL ऑलरेडी आ जाएगा आराम से, बट इस जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा इमेज। यहाँ पे ऑटो प्ले वगैरह नहीं आएगा क्योंकि ये मेरा स्टैटिक इमेज है। तो इस सभी को हटाते हुए एंड देन ये हो गया मेरा इमेज का एलिमेंट, एक्शन बटन, एंड देन डिलीट बटन है, गैलरी डॉट अपेंड चाइल्ड मेरा मीडिया का एलिमेंट। अभी अगर आता हूँ, रिलोड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, इसको यहाँ पे DB ट्रांजैक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, तो कुछ करना पड़ेगा। अपनी ट्रांजैक्शन की नेमिंग बदल देता हूँ, यहाँ पे इमेज डाल दूंगा पहले, यहाँ पे इमेज DB ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिमिलरली ऊपर क्या होगी, ऊपर होगी मेरी वीडियो DB, क्योंकि वेरिएबल्स की नेम सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ वीडियो DB ट्रांजैक्शन। फाइन। एंड देन यहाँ पे भी बदलेगा, इस जगह पे ये बदला, ये थोड़ी सी चेंज। एंड देन यहाँ पे इमेज DB की ट्रांजैक्शन कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फाइन। यहाँ पे आता हूँ, तो अब मेरे पास वीडियो भी है एंड देन मेरी इमेज भी है। एक बार शुरुआत से इसे खोलते हैं, index.html में गया, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया, यहाँ पे खुल गई मेरी स्ट्रीम हो रही है, सब हो रही है। गैलरी पे जाता हूँ
तो यहाँ पे मेरी वीडियो जो ऑटो प्ले हो रही है एंड देन मेरी स्टैटिक जो इमेज है वो पड़ी हुई है। फाइन, इसमें अभी क्या फंक्शनलिटी डालनी है, इसमें बाकी रह गई दो चीजें, एक है मेरी डिलीट एंड देन डाउनलोड। तो सिंपल है, कुछ नहीं, इवेंट लिस्नर लगाना है। तो यहाँ पे हम यूआई के ऊपर भी रिमूव करेंगे एंड देन अपनी डेटाबेस में भी इंडेक्स डीबी में भी रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ अपनी gallery.js में, तो इधर सिंपली मुझे इवेंट लिस्नर लगाना होगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाली मीडिया एलिमेंट से एक्सेस करूँगा इसकी जो डिलीट बटन है एंड देन डाउनलोड बटन है। लेट डिलीट, यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा क्या, डिलीट btn इज इक्वल टू स्क्रीन, हाँ मीडिया एलिमेंट, क्योंकि मीडिया एलिमेंट का अंदर का मुझे चाहिए डिलीट btn, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर क्वेरी सेलेक्टर करूँगा एंड देन निकालूंगा इसका डॉट डिलीट बटन, डॉट डिलीट एंड देन सिमिलरली इसका डॉट डाउनलोड वाला बटन भी यहाँ से ले लूँगा। फाइन, यहाँ पे इस जगह पे आया, डाउनलोड btn किया। फाइन, इसके ऊपर मुझे लिसनर लगाना है, डिलीट btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर किसका होगा, एक क्लिक का लिसनर होगा एंड देन यहाँ पे एक फंक्शन डाल दूंगा। वो फंक्शन में बाहर डिक्लेयर कर, फंक्शन का जो भी होगा कोड बाहर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा कोड ऑलरेडी हो चुका। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का काम करेंगे। यहाँ पे सिंपली लिखूंगा, लिख लेते हैं डिलीट लिसनर करके डाल देता हूँ, लिसनर डिलीट लिसनर। सिमिलरली क्या होगा, मेरा यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर यहाँ पे डाउनलोड लिसनर करके एक फंक्शन लिख लूँगा। यहाँ पे डाउनलोड लिसनर लिखा, यहाँ पे बटन को बदला डाउनलोड, तो डाउनलोड बटन एंड देन सेम काम मैं क्या करूँगा, नीचे भी सेम काम मैं अपने नीचे यहाँ पे जो मीडिया एलिमेंट है इसके अंदर भी परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे डाला, इस काम को क्या करते हैं, गैलरी को पहले अपंड कर लेते हैं, जो गैलरी वाला काम है उसे ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि वो पूरा क्रिएशन फेज है एंड देन लिसनर्स वाला फेज हम नीचे अलग से डिफाइन कर देते हैं। फाइन, इसको हटाया एंड देन ऊपर जाके गैलरी डॉट अपंड वाला काम है उसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिसनर्स वाला यहाँ पे लिख दिया, कमेंट कर दिया, सेम यहाँ पे भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फाइन, तो थोड़ा साइज कम हो गया, बढ़ा देते हैं। फाइन, तो यहाँ पे मैंने लिसनर्स को अटैच किया। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे बस अभी सिंपली उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। एक लिखना है, मुझे लिखना है फंक्शन किस चीज़ का, डिलीट लिसनर एंड देन दूसरा क्या है, यहाँ पे फंक्शन की स्पेलिंग गलत, फंक्शन लिखा एंड नीचे क्या करना है, फंक्शन लिखा मैंने, फंक्शन डाउनलोड लिसनर। बस दो लिसनर डिफाइन कर दूंगा, वीडियो के लिए ये कर दो, इमेज के लिए ये कर दो। यूआई से रिमूव करना है एंड देन डीबी से भी रिमूव करना है, यूआई रिमूव एंड देन डिलीट के वक्त डीबी रिमूव। डाउनलोड तो काम आसान है ही, डाउनलोड का काम आसान है ही। तो डिलीट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, इवेंट, ये लिसनर वाला फंक्शन है, राइट। तो जब भी मैं क्लिक करूंगा क्या होगा, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक इवेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होगा, राइट, इवेंट का ऑब्जेक्ट पास होगा। तो मैंने सेपरेट फंक्शन में लिख लिया ताकि वहां पे मेसी ना हो हमारा कोड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक चीज मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। डिलीट करने के लिए मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वो जो हमारा एलिमेंट है, कि वो इमेज एलिमेंट है या फिर वीडियो एलिमेंट है, कौन सी एलिमेंट है। जब मैं पता लगाऊंगा कि वो वीडियो है, इमेज है, उस हिसाब से मैं जाऊंगा अपनी वीडियो वाली स्टोर में या फिर इमेज वाली स्टोर में एंड देन उस एलिमेंट की आईडी को डायरेक्टली वहां से रिमूव करूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, सिंपली हमने क्या किया था, जब हम क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमने डाला था एक आईडी नाम का प्रॉपर्टी डाला था। तो सिंपली उस आईडी में एक्सेस करेंगे एंड देन उस आईडी में कैसे पता चलेगा कि वो वीडियो है या इमेज। तो आपने अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट में जब ऐड कर रहे थे डेटाबेस में, मैंने चेंज किया था, क्या चेंज किया था, यहाँ पे वीआईडी लिखा था ताकि मुझे पता लग सके कि जैसे कि अब मुझे ज़रूरत है उस चीज़ की डिटेक्ट करने की, क्या कौन सी एलिमेंट है। तो सिंपली यहाँ पे वीआईडी डाल दिया जो कि इंडिकेट करेगा ये वीडियो वाली है एंड देन यहाँ पे आईएमजी डाल दिया जो कि इंडिकेट करेगा ये इमेज है। तो मैं बस कंपेयर कर लूँगा
कि उस हिसाब से देख लूंगा, तो IMG है तो इमेज है, तो उस हिसाब से मैं अपनी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करूंगा। देखते हैं अपने कोड में, फिर आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ मुझे, अब जब मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, जैसे कि मैंने क्लिक किया डिलीट बटन के ऊपर, तो डिलीट बटन के ऊपर क्लिक किया, राइट, यहाँ पे डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करते हुए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी आईडी है। आईडी किसके ऊपर है? आईडी है इसके पेरेंट के ऊपर। इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है मीडिया एलिमेंट। तो इसके पेरेंट के पास से मुझे एक्सेस करना पड़ेगा इसका आईडी। तो उसके लिए क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट, क्लिक होने पे इवेंट डॉट टारगेट में आ जाएगा मेरा डिलीट बटन। मुझे चाहिए डिलीट बटन का पेरेंट, तो यहाँ पे लिखूंगा उसका पेरेंट एलिमेंट दे दो। ठीक है, सिंपली पेरेंट एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है, उसे लगाया, पेरेंट एलिमेंट एक्सेस कर लिया। उसके अंदर गेट एट्रीब्यूट कर लो। यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए तुम्हें? एट्रीब्यूट चाहिए मुझे आईडी वाला, मुझे एट्रीब्यूट चाहिए आईडी का। तो इसके थ्रू मेरे पास एक्सेस आ जाएगा आईडी। यहाँ पे लेट आईडी इज इक्वल टू आईडी को एक्सेस कर लिया। अभी मुझे पता लगाना है कि यार ये वीडियो है या इमेज है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, सिंपली लेट इफ कंडीशन लगाऊंगा, आईडी डॉट स्लाइस कर लो। स्लाइस कर लूँगा कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, क्योंकि मैंने उधर कितने टर्म्स दिए थे, स्क्रिप्ट में सिर्फ 3 टर्म्स दिए थे। एक है IMG, तो 3 लेटर्स है। अगर 0 बेस इंडेक्सिंग के बात करोगे तो आप 0, ये होगी आई होगी 0 1 एंड देन 2 एंड देन 3। यहाँ पे आता हूँ, इसको भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, इतना कर लिया, ये भी कर लेंगे। यहाँ पे IMG 3 वर्ड्स हैं, VID भी 3 वर्ड्स हैं। यहाँ पे और भी कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है, राइट। तो ये क्या है, 0 बेस इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 4, तो 3 4 ऐसे करके हमारे पास इंडेक्सिंग जाता है, राइट। लेकिन हमें मतलब है किस चीज़ से, हमें मतलब है बस 0 1 2 और इस इंडेक्स से। लेकिन स्लाइस कैसे काम करता है, स्टार्ट इंडेक्स को इंक्लूड करता है, एंड इंडेक्स को एक्सक्लूड करता है। स्टार्ट इंडेक्स को इंक्लूड, स्टार्ट इंडेक्स को इंक्लूड करेगा एंड देन एंड इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देगा, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा ताकि 0 1 2 कंसिडर हो जाए, एंड जो दो लास्ट इंडेक्स है उसे छोड़ दें। ये तो आपको पता ही होगा, और भी स्ट्रिंग वाले फंक्शन में यही काम कर रहे थे। तो मुझे चाहिए फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स के साथ मैं यहाँ पे इंडिकेट करके डाल दूंगा। एक और चीज, स्लाइस ऑपरेटर आपको पता ही है। स्लाइस क्या करता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसकी हमें वैल्यू ला के देगा, ना कि वहां से रिमूव करेगा। वहां से रिमूव नहीं होगा, सिर्फ आपको बता देगा कि भाई इस पॉइंट पे ये स्ट्रिंग है, दैट इज IMG स्ट्रिंग पड़ी हुई है। लेकिन आपकी IMG जो वाली आईडी है वो तो एक्सेस करेगा, उसमें कोई भी वैल्यू रिमूव नहीं होगी। फाइन, यहाँ पे इसको यहाँ पे खोल देते हैं एंड देन ठीक है। तो आता हूँ अपने स्लाइस वाले पे, gallery.js खोला, स्लाइस किया एंड देन कंडीशन में क्या चेक करता हूँ, अगर ये इक्वल टू क्या है, मेरी VID है, एंड देन दूसरी कंडीशन else if में id डॉट स्लाइस 0 से लेके 3 तक का अगर ये है IMG, तब मुझे क्या करना है, इन सच अ केस मुझे सबसे पहले डिलीट करने के लिए भी एक फंक्शन है जो कि है डायरेक्टली डिलीट करने के लिए क्या करना है, हमें उस स्टोर में जाके डायरेक्टली डिलीट करना है। स्टोर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें कुछ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्टली आता हूँ अपने वीडियो वाली ट्रांजैक्शन में, सिंपली यही सिंटैक्स लिखूंगा, इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे इसको पेस्ट किया एंड देन सिंपली वीडियो स्टोर में जाके डॉट डिलीट किया, डिलीट, इसके अंदर क्या डालूंगा, जो यूनिक आईडी जो कि हमारा था की पाथ के लिए कौन था, आईडी। हर एक डेटा में हम क्या डाल रहे थे, हम डाल रहे थे आईडी। तो डायरेक्टली इस आईडी को इसके अंदर डाल दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली उस आईडी के पास जाके ऑब्जेक्ट स्टोर से उस वाले डेटा को, जो डेटा का ऑब्जेक्ट था, उसको एज इट इज रिमूव कर देगा। फाइन, एंड सिमिलरली इमेज वाले के लिए भी यही काम करूंगा। इसको कॉपी करके ट्रांजैक्शन वाला पार्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन यहाँ पे इमेज स्टोर आएगा, राइट। इमेज स्टोर डॉट डिलीट करूंगा, डिलीट में क्या आ जाएगा, मेरा आईडी। इमेज स्टोर में डिलीट किया आईडी को, लेकिन एक चीज यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, रीड ओनली। क्या हम रीड ओनली कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मॉडिफिकेशन, तब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रीड राइट। यहाँ पे मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या आएगा, रीड राइट आएगा। तो यहाँ पे चेंज कर दिया रीड राइट को, राइट। तो हमने डिलीट वाली लिसनर है उसे काम परफॉर्म कर लिया एंड देन ऑल्सो इसके थ्रू आपकी जो UI में है उसमें चेंज हो जाएगी, लेकिन
इसके थ्रू क्या होगा, ये है मेरी डीबी वाली चेंज, ये है डीबी रिमूवल। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यूआई भी करना है। डीबी रिमूवल आपने कर दिया, यूआई रिमूवल का पार्ट भी आपको करना है। तो सिंपली क्या करोगे, जिसके ऊपर भी लगा था ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट, उस होल कंटेनर को ही क्या कर दो, रिमूव कर दो। सिंपल, इसको ही रिमूव कर दिया। अभी आता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे ये वीडियो वाली एलिमेंट है राइट, तो वीडियो वाली को यहाँ पे, या फिर इमेज को रिमूव करते हैं। इमेज के डिलीट पे क्लिक किया, यूआई पे रिमूव हो गया। इंस्पेक्ट करके जाता हूँ अपनी डीबी में, खोला एप्लीकेशन अपनी, यहाँ पे वीडियो में एक है, इमेज में जाता हूँ, इमेज खाली हो चुका है। इमेज जो है अगर रिफ्रेश भी करता हूँ तो आप देख सकते हो आपकी जो डिलीट है वो परफॉर्म हो चुकी है राइट। सिमिलरली मेरी वीडियो भी डिलीट हो जाएगी, अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी वीडियो भी यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे चलते हैं, वीडियो को क्लिक किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो आपकी वीडियो भी यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। फाइन, तो अगेन आपको लाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम अपनी डाउनलोड वाली जो एक्टिविटी है उसे भी हम परफॉर्म कर लेते हैं। फाइन, तो यहाँ पे सेम वही काम है। लेट, सबसे पहले मुझे अगेन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि टाइप क्या है। टाइप जो है मेरी वीडियो वाली टाइप है या फिर इमेज वाली। तो यहाँ पे इसकी कंफ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट टाइप लिख देते हैं कि इमेज है या वीडियो। टाइप इज इक्वल टू id डॉट स्लाइस, स्लाइस 0 से लेके 3 तक की हमने किया स्लाइस, एंड देन इस जगह पे सिंपली हम लिख देंगे टाइप। टाइप किया एंड देन यहाँ पे भी इस चीज़ को हटा के टाइप लिख दिया। तो इस वाली को ऐसे ही कॉपी करना है, क्यों, क्योंकि हमें पहले टाइप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डाला मैंने, अब मैं करूँगा पहले टाइप फाइंड आउट। इफ़ यहाँ पे डाउनलोड करने से पहले टाइप फाइंड आउट करता, तो टाइप इज इक्वल टू अगर ये है वीडियो, या फिर दूसरी एल्स इफ कंडीशन में डालता हूँ टाइप क्या है, टाइप इज इक्वल टू मेरी है इमेज img। तब क्या करना है, सिंपल वही ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है। ट्रांजैक्शन तो हमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो मैंने वीडियो वाला ट्रांजैक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया, एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या करूँगा, नेक्स्ट चीज़ वीडियो का स्टोर, मुझे इसके थ्रू मुझे क्या करना है, इसके थ्रू मुझे ये चीज़ परफॉर्म करनी है। मुझे गेट करना है, किसको गेट करना है, एक आईडी को। मुझे सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखूँगा। यहाँ पे अगेन लेट वीडियो रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक और मेथड है, पहले हमने किया था गेट ऑल, अभी मैं क्या करूँगा, वीडियो स्टोर डॉट सिर्फ गेट लिखूंगा, एंड देन इसके अंदर क्या पास करूंगा, अपनी आईडी पास कर दूंगा। तो डायरेक्टली उस स्टोर से मुझे ये वाला जो डेटा है वो वाला ऑब्जेक्ट एज इट इज ला के दे देगा। एंड देन मुझे क्या करना है, इवेंट ड्रिवन है, तो वीडियो रिक्वेस्ट क्या करूंगा, ऑन सक्सेस डाल के इस इक्वल टू फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन में एक इवेंट के ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे ये वाली ऑब्जेक्ट कॉल बैक एड वाली फंक्शन में डाला। जब भी सक्सेस होगा तब मुझे इनिशियली क्या करना है, लेट लिखना है वीडियो रिजल्ट राइट, वीडियो रिजल्ट आएगा। एंड देन यहाँ पे किसके थ्रू, वीडियो रिक्वेस्ट राइट, वीडियो रिक्वेस्ट के रिजल्ट वाले प्रॉपर्टी में आएगा मेरा रिजल्ट। अभी मुझे क्या करना है, इसको करना है डाउनलोड। तो मेरे पास रिजल्ट तो पड़ा है, वीडियो का ऑब्जेक्ट जो है वो तो मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे एक बार इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमें पता चल जाएगा कि वीडियो वाले ऑब्जेक्ट है वो कैसी है, किस रिप्रेजेंटेशन में। क्योंकि पहले आई थी एरे, अब देखते हैं अब कौन सी रिप्रेजेंट आती है। तो पहले मैं अपनी एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको स्टॉप करता हूँ, जाता हूँ अपनी गैलरी में, आ गया मेरा एक वीडियो, इसके ऊपर डाउनलोड क्लिक किया, कंसोल पे गया, यहाँ पे मेरी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ गई, यहाँ पे मेरी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ गई। तो कोई दिक्कत नहीं, हम परफेक्टली जा रहे हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो रिजल्ट तो पड़ी ही है, एंड देन मुझे क्या करना है, सेम वही डाउनलोड करने का प्रोसीजर क्या था, यहाँ पे आता हूँ अपनी स्क्रिप्ट में एंड इसे ही कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे टॉप में लिखा था मैंने इस वाली चीज़ को, वैसे भी हमें एंकर टैग वाली काम ही परफॉर्म करनी पड़ेगी राइट। आया गैलरी डॉट जेएस में, इसे ऐसे ही पेस्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले मुझे क्या चाहिए, वीडियो की यूआरएल। वीडियो की यूआरएल के लिए मैं क्या करूँगा, लेट वीडियो यूआरएल के लिए मैंने क्या किया था, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। यूआरएल के अंदर क्या भेज दिया, क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर भेज दिया वीडियो रिजल्ट की, वीडियो रिजल्ट जो कि हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वीडियो रिजल्ट के अंदर जो ब्लॉब पड़ी थी, जो
ब्लॉब की डेटा पड़ी थी, राइट, उसको कन्वर्ट करेंगे हम यूआरएल के अंदर एंड देन हमारा वीडियो यूआरएल जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ए डॉट डाउनलोड स्ट्रीम डॉट MP4 सेम काम परफॉर्म करना है हमारे इमेज के लिए भी। इसको यहाँ पे डाला, इमेज को यहाँ पे डाला, इस जगह पे क्या लिखूंगा, इमेज ट्रांजैक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ इमेज ट्रांजैक्शन। बस वही कॉपी पेस्ट वाला काम ही चल रहा है हमारा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस आराम से एक बार समझ लिया कि कैसा फ्लो है हमारा इंडेक्स डीबी का एंड सेम ऊपर नीचे वही काम चल रहा है, ट्रांजैक्शन करना एंड देन कुछ मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना। तो सारा कुछ हम ट्रांजैक्शन वाला काम ही यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे इमेज रिक्वेस्ट आएगी, इमेज रिक्वेस्ट लिखा एंड देन इस जगह पे इमेज स्टोर गेट किया आईडी को, यहाँ पे हमें किसकी यहाँ पे नेम करनी है, इमेज रीड एंड राइट है। सिमिलरली यहाँ पे करूँगा इमेज वाले ऑब्जेक्ट स्टोर को, यहाँ पे इमेज रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे भी इमेज रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगा मेरा इमेज रिजल्ट, इमेज रिजल्ट आएगा, फाइन। एंड देन मेरे पास इमेज के लिए तो यूआरएल डायरेक्टली पड़ा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटा के इमेज रिजल्ट, इमेज रिजल्ट के इमेज रिजल्ट, राइट, इमेज रिजल्ट के अंदर डायरेक्टली यूआरएल का प्रॉपर्टी हमने डायरेक्टली यूआरएल स्टोर किया था, तो यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा एंड यहाँ पे नेम चेंज कर लें, इमेज डॉट जेपीजी कर देता हूँ, डॉट जेपीजी। अभी आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, डाउनलोड लिसनर परफेक्टली काम करना चाहिए। आता हूँ अपने क्रोम पे, बैक जाता हूँ, इसको करते हैं रीलोड एक बार, इस साइट को रिमूव करते हैं, तो अभी कुछ फिल्टर डाल देते हैं एंड देन अभी कैप्चर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने शायद एनिमेशन परफॉर्म नहीं किया था, एनिमेशन को भी कर लेते हैं, वैसे भी हमने डाला हुआ तो पर कंप्लीटली काम खत्म करते हैं, राइट। तो ये एक शायद एक कर्ली ब्रेसेस मिस कर रहा हूँ, हाँ अभी ठीक है। तो एनिमेशन का काम हमने किया था script.js में, राइट, script.js में क्या मिस हो गया था, रिकॉर्ड बटन के लिए जैसे हमने किया था स्केल रिकॉर्ड, राइट। तो सिमिलरली कैप्चर बटन के लिए यहाँ पे अंदर आते ही सबसे पहले अपनी कैप्चर वाली एलिमेंट लेनी है, तो कैप्चर btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड क्या करूँगा, अपनी स्केल इमेज, राइट, स्केल इमेज को डाला एंड देन यहाँ पे भी क्या करूँगा, कुछ टाइम के बाद मुझे उसको रिमूव भी करना है। यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद रिमूव करना है, मुझे इस एनिमेशन को पूरा परफॉर्म होते हुए देखना है। वेरएस इन दिस केस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने इमीडिएटली रिमूव कर दिया था, यहाँ पे मैंने कुछ टाइम के बाद होगा, जब यूज़र मेरा वीडियो को स्टॉप करेगा तभी यहाँ पे मैं अपनी एनिमेशन को जो है रिमूव करूँगा, राइट, तभी मैं रिमूव करूँगा, तब तक मेरा एनिमेशन चलता रहेगा। लेकिन ये केस नहीं है कैप्चर के टाइम, क्योंकि आपका कोड कैसा चल रहा है, सिंक्रोनसली लाइन बाय लाइन फटाफट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कब आपका एनिमेशन दिखेगा ही नहीं अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट लिखते हो। अगर आप ऐसे लिखते हो कैप्चर बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव के अंदर क्या लिखता हूँ, स्केल इमेज, राइट, स्केल इमेज लिखा, तो इस लाइन का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों, आपका कोड काफ़ी फास्ट चलता है कि आपको दिखेगा ही नहीं कि कब आपका एनिमेशन स्टार्ट भी होता, राइट, क्योंकि ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन रिमूव भी हो जाएगा। वेरएस इन दिस केस क्या था कि आप स्टार्ट करते हो तो जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे तब तक ये एनिमेशन चलता रहेगा, तो आपका एनिमेशन दिखेगा। लेकिन कैप्चर के केस के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, कुछ डिले प्रोवाइड करने के लिए क्या करूँगा, सेट टाइम आउट दे दूंगा, सेट टाइम आउट के अंदर लिखूंगा डिले प्रोवाइड करने के लिए एंड देन यहाँ पे डिले ले लेते हैं समथिंग 500 मिली सेकेंड्स, इसको ऊपर कर लेता, फाइन एंड देन ठीक है। अभी इसकी एनिमेशन भी मैंने डाल दी, आई बिलीव ये स्केल इमेज ही है। एक बार आते हैं यहाँ पे, इसको क्लिक किया, स्केल इमेज परफॉर्म नहीं हुई, राइट, स्केल इमेज ही था मेरे ख्याल से। आते हैं अपने style.css में, वेरीफाई करते हैं, style.css, राइट, style.css है, यहाँ पे स्केल कैप्चर था, सॉरी स्केल इमेज नहीं स्केल कैप्चर था। तो स्क्रिप्ट में आया यहाँ पे, तभी तो देखूं कॉन्सेप्ट तो सही है, काम कैसे गलत हो गया, कैप्चर कोई बात नहीं, होती रहती है, इट्स डेवलपमेंट। तो आता हूँ अभी यहाँ पे, अभी इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी जो है
एनिमेशन परफॉर्म हुई थी। तो इतने सारी इमेज हो गई, एक दो वीडियो पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये इसको बंद करता हूँ एंड देन अगेन एक और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इसको अगेन ऑफ कर देते हैं, राइट। अभी आते हैं हमारे गैलरी के ऊपर एंड देन देखते हैं यहाँ पे, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेरी फिल्टर्ड इमेज भी है एंड देन बाकी सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, अंदर मेरे वीडियो जो है ऑटो प्ले भी हो रही है। तो सबसे पहले मेरी वीडियोस आ गई, नेक्स्ट मेरी इमेजेस आ गई। अभी मुझे किसी को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, तो ये रिमूव हो गई। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो वो रिमूव हो गई एंड देन अगर डाउनलोड करना है तो एक वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, तो वीडियो हो गई डाउनलोड। सिमिलरली इमेज को भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा और दिखाने के लिए यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो ये माउस की बटन है, ये यहाँ पे पॉइंटर बना दो, होवर करने के ऊपर इसकी कर्सर बदल दो। क्या करो, gallery.js में जाओ, CSS में यहाँ पे एक्शन BTN के ऊपर, डॉट एक्शन BTN के ऊपर होवर करते वक्त क्या करो, सिंपली अपने कर्सर को कर दो पॉइंटर, फाइन। एंड देन अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी कर्सर जो है पॉइंटर हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उस हिसाब से मेरी काम कर रही है। अगर मैं इस एक और वीडियो को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे अब मेरे पास सिर्फ एक वीडियो है एंड देन दो इमेजेस हैं। चलते हैं अपनी डेटाबेस में जाके वेरीफाई करते हैं। आता हूँ एप्लीकेशन में, आया अपने इमेज में, तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज है मेरे पास दो इमेजेस हैं। वीडियो में आता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, फाइन। तो हमने जैसे बात की थी हमारे एप्लीकेशन में, हमने गैलरी वाली भी पूरी की पूरी एंड टू एंड हमने बिल्ड कर दी। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स डीबी का काफ़ी अच्छा यूज़ केस भी देख लिया, राइट। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमने इस एप्लीकेशन में फुल ऑन हमारा पॉइंट टू पॉइंट सारा जो फीचर था इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हमने काफ़ी सारी API जो ब्राउज़र की थी उससे यूज़ भी किया था। कैनवस है, इंडेक्स डीबी है, मीडिया रिकॉर्डर, स्ट्रीम है, मीडिया डिवाइसेस के बारे में जाना, नेविगेटर ऐसे इंटरफेस जाना, कैनवस के ऊपर डिस्कस भी कर लिया क्या क्या कैसे हम उसके थ्रू इमेज भी एक्सेस कर लेते हैं, राइट। तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में, हमारा कैमरा एप्लीकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये वाला एप्लीकेशन भी प्रोजेक्ट जो है पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।